हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं फिर से आ चुकी हूँ एक न्यू फैन फिक्शन लेकर। और ये फैन फिक्शन बस न्यू ही नहीं है, न्यू के साथ साथ ये कंपटीशन का भी स्टोरी है, जिसमें हमें फिर से दो टॉपिक मिल चुकी है। एक है फैमिली पॉलिटिक्स और दूसरा इल्यूशन। तो मैं इल्यूशन को लेने वाली हूँ और इल्यूशन के ऊपर मेरी पूरी स्टोरी होने वाली है। एंड मैंने एक अच्छी स्टोरी सोचने की कोशिश की है एंड आई होप सो कि आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगे। तो चलिए बकवास बंद करते हुए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अवेक अगेन। घड़ी में लगभग लगभग 8 बज चुके होंगे। सन की वो तेज़ रोशनी उस विंडो को क्रॉस करते हुए सीधा विंग के फेस पे गिर रहा था, जहाँ पे विंग अपने उस नरम से बेड पे बहुत ही शांति से सो रहा था। लेकिन वो रोशनी विंग की नींद को बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि विंग की फेस के एक्सप्रेशन देख के ही समझ आ रहा था कि विंग कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। वो अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नींद की वजह से उसकी आंखें खुल नहीं रही थी। किसी तरीके से वो अपने हाथों से अपनी आंखों को रब करता है और थोड़ी देर बाद अपनी आंखों को उस रोशनी में एडजस्ट करते हुए धीरे धीरे ओपन करता है, जहाँ उसे सबसे पहले एक खाली सीलिंग दिखता है जो कम्प्लीटली वाइट पेंटेड था। विंग अभी भी उसी सीलिंग की तरफ देखे जा रहा था। विंग को देख के लग रहा था जैसे कि वो कुछ सोच रहा है और कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। विंग को देख के नहीं बताया जा सकता, लेकिन विंग कंटिन्यूसली उस सीलिंग को घूरे जा रहा था। तभी विंग अपनी पलकों को झपकाता है और धीरे से उस बेड से उठते हुए अपने पैर को ज़मीन पे रखता है और अपनी दोनों हाथों को अपनी दोनों साइड को रखते हुए एक नज़र उस पूरे कमरे को घूर कर देखता है, जहाँ पे विंग उस कमरे के हर एक इंच, हर एक फर्नीचर, हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से देख रहा था। फिर विंग की नज़र उसकी उसी खुली हुई विंडो से पर जाता है, जहाँ के कर्टन्स हटाया हुआ था, जैसे कि लग रहा था कि कोई इस रूम में पहले ही आ चुका था और वो इस रूम में आने के बाद उस कर्टन को हटाते हुए उस खिड़की को खोल दिया था, ताकि इस रोशनी से विंग की आंखें खुल जाए। विंग अपनी उसी बेड से खड़ा होता है और धीरे धीरे विंडो के पास जाते हुए अपने आप को उस विंडो के बिल्कुल करीब खड़ा कर देता है और बाहर की नज़ारे को देखने लगता है। बाहर उसे बर्ड्स की आवाज़ें आ रही थी और नीचे लोगों के चलने की आवाज़ें आ रही थी। वहाँ पे बहुत सारे घर थे और विंग को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसका घर बिल्कुल इस शहर के बीचों बीच खड़ा है, जहाँ पे उसे हर तरफ बस घर ही घर दिख रहा था। विंग अपनी आंखों को दूसरी तरफ अपने गेट की तरफ करता है, जहाँ पे उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है। थोड़ी देर में वो गेट खुल जाता है और एक लेडी अंदर आती है, जो मिडिल एज देख के लग रहा था विंग की मदर होगी। वो विंग के पास आती है और स्माइल करते हुए विंग की तरफ देखते हुए कहती है, तुम उठ गए? मुझे लगा तुम अभी भी नहीं उठोगे। दूसरे तीसरे दिन तो तुम्हें 9-10 बज जाता है, आज 8 बजे कैसे उठ गए? ऐसा कहते हुए वो अपने हाथों में जो यूनिफॉर्म लेके आया था उसे टेबल पे रख देता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम उठ चुके हो तो जल्दी से जाके नहा लो, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके तुम्हें स्कूल भी जाना है, जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारे पापा तुम्हें ना ले ही काम के लिए निकल जाएंगे। ऐसा कहते हुए विंग की बालों को लाइटली सहलाते हैं और उस रूम से निकल जाते हैं। विंग जो भी एक टक उस लेडी की तरफ देख रहा था, वो उस लेडी के जाते के साथ ही अपनी उसी यूनिफॉर्म की तरफ दिखता है। वाइट एंड ब्लू कलर में वो एक स्कूल यूनिफॉर्म था, जो कम्प्लीटली नीटली आयरन किया हुआ था एंड फोल्डेड वहाँ पे रखा हुआ था, जो अभी कुछ देर पहले ही वो औरत विंग की मदर रखी गई थी। विंग कुछ देर तक उस यूनिफॉर्म को घूरता है, उसके बाद उस यूनिफॉर्म को अपने हाथ में लेते हुए अपने बाथरूम की तरफ चला जाता है रेडी होने के लिए। अभी डाइनिंग टेबल पे विंग, उसकी मदर और उसका फादर बैठे हुए थे और सब लोग चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा था एंड विंग भी सेम खामोशी के साथ अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। थोड़ी देर में उनका ब्रेकफास्ट ख़त्म होते के साथ ही विंग वहाँ पे मौजूद अपने फादर के साथ अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। विंग और उसका फादर दोनों ही कार में बहुत ही शांति से बैठे हुए थे। उन दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई थी, किसी ने भी बात करने की शुरुआत भी नहीं करी थी। विंग जैसे कि अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है और उसका फादर जो फोकस के साथ ड्राइव कर रहा था, उन्होंने भी खुद को बॉदर नहीं किया था विंग से कुछ पूछने या फिर उसके साथ कोई भी बात करने में। विंग का स्कूल आते के साथ ही उसका फादर उसे कार से उतार देता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। विंग अभी उसी स्कूल के गेट के बाहर खड़ा हुआ था और उस स्कूल को देखे जा रहा था। वो अपनी कदम बढ़ा था उससे पहले के साथ ही उसे महसूस होता है कि कोई उसे टक्कर देते हुए सामने बढ़ जाता है। जो महसूस होते के साथ ही विंग खुद को संभाल लेता है और सामने के देखते के साथ ही उसे एक इंसान दिखता है, जिसके बाल थोड़े से मिस्सी थे और उसने भी सेम विंग की तरह ही यूनिफॉर्म पहना हुआ था। शायद वो भी इस स्कूल का ही स्टूडेंट था, जिसने अपनी आंखों में ब्लैक फ्रेम का एक चश्मा लगाया हुआ था और वो विंग की तरफ देखते हुए उसे तुरंत ही सॉरी बोलने लगता है। लान वांग जी,
वो विंग से सॉरी बोलते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। ऐसा कहते हुए वो अपने सिर को बो करता है और सामने आगे बढ़ जाता है। विंग जो इस टक्कर से थोड़ा-सा घबरा गया था, वो शायद किसी सोच में था और अपने होश में आया था। अचानक से अपने सामने के इस इंसान को देखते के साथ ही विंग जिसकी आँखें बिल्कुल ब्लैंक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी अलग ही दुनिया में है। उसकी आँखों में कुछ चेंजेस होते हैं। उसके आँखों के लेंस थोड़ी देर के लिए मूव करता है और वो उस फिगर की तरफ देखता है जो उसे धक्का देते हुए, सॉरी बोलते हुए सामने बढ़ चुका था। विंग अभी शॉक दिख रहा था, जैसे कि उसे कुछ हिट किया, कुछ रियलाइज़ हुआ और शायद कुछ चीज़ विंग बहुत कन्फ्यूज़ था। विंग को समझ नहीं आ रहा था ये फीलिंग का मतलब, लेकिन ये इंसान विंग से जानता है, विंग से जानता है। विंग तुरंत ही भाग के उस इंसान के पीछे जाने लगता है, उस इंसान को पकड़ने के लिए जो अभी विंग से बात कर रहा था। क्या नाम था उसका? आह! मुझे लग रहा है कि मैं इस इंसान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। इसका नाम क्या था? ओह शिट! ऐसा कहते हुए वो उस इंसान को ढूँढने की कोशिश करता है जो विंग को वहाँ कहीं नहीं दिख रहा था। विंग अपनी चारों तरफ बार-बार उस इंसान को ढूँढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग को नहीं मिल रहा था। तभी विंग अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रखता है और अपने बालों को टाइटली पकड़ते हुए अपने सिर को नीचे झुका लेता है। उसने दोनों हाथों से अपने बालों को टाइटली पकड़ा हुआ था और अपनी आँखों को बंद कर दिया था। उसके कंधे में जो बैग था, हड़बड़ी में वो बैग भी उसके पास ही गिर गया था। विंग वहीं पे खड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ पे कोई भी विंग की तरफ देख भी नहीं रहा था। सारे स्टूडेंट्स अपने क्लास के लिए निकल रहे थे। तभी विंग अपने दिमाग में एक बात सोचता है, क्यों क्यों मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं कहीं और हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये सब कुछ नहीं होना था। कल तक मेरी ज़िंदगी कुछ और थी और आज ये सब क्या है? सुबह जब मेरी नींद खुली, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं कोई सपने से उठा। कोई बहुत ही अजीब-सा, बहुत ही बुरा, बहुत ही अलग-सा सपना। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई अलग ही लाइफ़ जी रही थी। सुबह उठते के साथ ही मुझे एक औरत दिखी। मुझे पता है कि शायद ये मेरी मदर है, लेकिन लेकिन बहुत अजीब था। मुझे मुझे पता है कि ये मेरा मदर है, लेकिन मेरा मदर मुझे मुझे उनसे उनकी कोई मेमोरी अपने दिमाग में याद क्यों नहीं आ रहा है? ये फ़ील होने के अलावा मुझे और कुछ फ़ील क्यों नहीं हो रहा है उन्हें देखकर? सेम एज़ मेरा फ़ादर। उन्हें देखते के साथ ही मुझे पता है कि वो मेरा फ़ादर है, लेकिन लेकिन मैं कुछ याद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिस दुनिया में हूँ, वो असल में है ही नहीं। मैं कहीं और फँसा हुआ हूँ। वो घर, वो बेड, वो विंडो, वो फर्नीचर्स, सब कुछ मैं पहचानता हूँ, लेकिन फिर भी सब कुछ मेरे लिए नया लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने बस मेरे दिमाग में स्टोरेज भर दिया है और बस मैं उस स्टोरेज के अकॉर्डिंग हर चीज़ को पहचान रहा हूँ और इस हिसाब से चल रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ का नहीं हूँ। यहाँ के हर एक इंसान मेरे लिए एक टॉय की तरह लग रहा है, एक डमी की तरह, जहाँ पे उनके साथ मुझे अभी रहने के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है। कि कोई भी रियल नहीं लग रहा है। लेकिन ये इंसान, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस इंसान को बहुत बार देखा है, बहुत बार मिला है मैं इस इंसान से, लेकिन मुझे इसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा है? यहाँ पे मौजूद हर एक चीज़ को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन फिर भी रियल नहीं लग रहा है और जो इंसान मुझे रियल लग रहा है, उस इंसान को मैं नहीं जानता। ऐसा लग रहा है कि मैं जान के भी नहीं जानता उस इंसान को। आह! प्लीज़, प्लीज़ याद आ जाओ। कौन हो तुम? कौन हो? वेन अपने दोनों हाथों को अपने कानों में रखता है और अपने कानों को ज़ोर से दबाते हुए अपने सिर को और भी नीचे झुका लेता है और अपनी आँखों को टाइटली बंद करते हुए बड़बड़ाने लगता है। कौन हो तुम? मुझे तुम याद क्यों नहीं आ रहे हो? नहीं, तुम्हें याद करना ही होगा। मुझे घुटन महसूस हो रहा है। मैं सुबह से बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। बस मुझे प्लीज़ यहाँ से निकालो। मेरे को बहुत घुटन महसूस हो रहा है। प्लीज़ कोई मुझे यहाँ से निकालो। तुम कहाँ गए? तुम प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। ऐसा कहते हुए बड़बड़ाने लगते हैं, तभी वेन को एक आवाज़ सुनाई देता है। वेन! 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 ऐसा कहते हुए जब विंग को बहुत ही लाउड आवाज़ सुनाई देता है, तभी तुरंत ही वो अपने कानों के ऊपर से अपने हाथ को हटाता है और अपने आँखों को तुरंत ही खोलते हुए अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। विंग अपने क्लासरूम में बैठा हुआ था और अपने सामने के टीचर को देख रहा था, जो अभी बहुत ही अनोइंग और गुस्से के एक्सप्रेशन के साथ विंग को देख रहा था। उस टीचर को देखने के साथ ही विंग गल्प करता है और तुरंत अपने आसपास देखता है, जहाँ पे वो एक क्लासरूम में बैठा हुआ था, जहाँ पे सारे स्टूडेंट, कोई विंग को देख के हंस रहा था, कोई विंग को देख के वरीड लग रहा था और कोई विंग की इस अजीब सी हरकतों से अपने आप में ही बातें करने लग गया था। विंग जो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था और उसकी फेस बिल्कुल स्वेटी हो चुका था। वो टीचर जो विंग को ही देख रही थी, वो विंग के पास आती है और विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम ठीक हो? तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे।
आई थिंक तुम्हें मेडिकल रूम जाना चाहिए। ऐसे कहते हुए वो विंग की तरफ देखता है। तभी विंग अपने हाथों से अपने फोrehead में और अपनी गले के स्वेट को पोंछता है और अपने आसपास देखते हुए अपने सिर को नाम हिलाते हुए कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए टीचर। ऐसा कहते हुए वो अपने सिर को झुका लेता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वो टीचर थोड़ी देर तक वरीड एक्सप्रेशन के साथ विंग को देखती है। उसके बाद फिर से अपनी क्लास पढ़ाना शुरू कर देती है। अभी लंच ब्रेक का टाइम हो रहा था। सारे लोग कैंटीन में जा चुके थे। नहीं, सारे लोग नहीं, कुछ लोग कैंटीन में जा चुके थे, कुछ लोग प्लेग्राउंड में जा चुके थे और कुछ लोग कहीं न कहीं जा चुके थे बाहर क्लासरूम से एन्जॉय करने के लिए, अपने दोस्तों से बातें करने के लिए और शायद थोड़ा फ्री टाइम के लिए। कुछ जो लोग पढ़ना पसंद करते थे, वो लोग शायद लाइब्रेरी भी जा चुके थे। वही विंग उन सारे शोर-शराबे से दूर उसी स्कूल के छत पे खड़ा हुआ था। उसने रेलिंग को बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था और नीचे की तरफ देख रहा था, जहाँ उसे प्लेग्राउंड में बहुत सारे लोग दिख रहे थे जो एक साथ खेल रहे थे। विंग विंग उन सारे लोगों को देखते हुए अपने दिमाग में ही सोचता है, फिर से ये सब क्या था? आह, ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। ऐसे चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊँगा। मैं इस बारे में किसी को क्या बताऊँ? किसी को बताने की कोशिश करती हूँ तो लोगों का ऐसा रिएक्शन होता है जैसे कि सच में मैं पागल हो चुका हूँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। लेकिन इसमें उनकी भी क्या गलती है? उनकी सिचुएशन में अगर मैं भी रहता तो मैं भी शायद सेम रिएक्शन देता। इवन मुझे तो खुद भी समझ नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कुछ कुछ भी रियल नहीं लगता, कुछ भी सही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मैं बस कहीं भटकता जा रहा हूँ, किसी पपीट की तरह हूँ, जैसे मुझे भटकाया जा रहा है, जहाँ पे जैसे प्रेज़ेंट किया जा रहा है, मैं बिल्कुल वैसे ही प्रेज़ेंट हो रहा हूँ। मैं बिल्कुल थक चुका हूँ इन सारी चीज़ों से। ऐसा कहते हुए रिंग उस रेलिंग पे अपने सिर को टिका लेता है और अपनी आँखों को फिर से क्लोज़ कर लेता है। वो थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता है। शांत, वो थक चुका है। तभी विंग को अपने शोल्डर पे किसी का टच महसूस होता है और महसूस होते के साथ ही वो तुरंत ही अपने सिर को उठाता है और अपने पास उसे फिर से वही इंसान दिखता है जिसको उसने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। विंग को नहीं पता ये सपना है या हकीकत, लेकिन वो जो भी था, लेकिन उसने इस इंसान को देखा था और उसे पागलों की तरह ढूँढने की कोशिश कर रहा था। विंग को नहीं पता क्यों, कैसे, किस लिए, लेकिन वो इस इंसान को पागलों की तरह ढूँढने की कोशिश कर रहा था और अभी ये इंसान बिल्कुल उसके सामने है। विंग उस इंसान की तरफ हैरानी से चौंकता हुआ देख रहा था और वो इंसान अभी विंग की तरफ ही देख रहा था। वो इंसान बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसे विंग थोड़ी देर पहले क्लासरूम में खुद को अपीयर करने से पहले देख रहा था। वही मेसी हेयर, वही ब्लैक फ्रेम का चश्मा और वही फेस, वही यूनिफ़ॉर्म, सब कुछ सेम है। बस कुछ अलग है। तो ये इंसान अभी विंग के सामने है और विंग की तरफ देख रहा है। विंग उस इंसान की तरफ देखते हुए थोड़ा-सा हिचकिचाते हुए कहता है, "त तुम?" तभी वो इंसान विंग की तरफ देखता है, उसके बाद अपने सामने की तरफ देखते कहता है, "हाँ, आज मैंने तुम्हें देखा था। तुम क्लासरूम में काफ़ी नर्वस दिख रहे थे। सब कुछ ठीक तो है ना?" विंग उस इंसान की तरफ देखते हुए अपने दिमाग में सोचता है, क्लासरूम में? क्या ये इंसान भी मेरे ही क्लासरूम में था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैंने आज से पहले इसको देखा क्यों नहीं है? विंग यही सब सोच रहा था, तभी वो इंसान फिर से विंग की अटेंशन को अपनी तरफ करते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या कुछ हुआ था तुम्हारे साथ क्लासरूम में? अगर तुम्हें कोई चीज़ बॉदर कर रहा हो तो तुम मुझे बता सकते हो। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग थोड़ा-सा हैरान होते हुए उस इंसान की तरफ देखता है। विंग को समझ नहीं आता कि उसे इस इंसान की क्या जवाब देना चाहिए। और सबसे पहली बात, ये इंसान विंग से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है? विंग को लगता है कि वो शायद इस इंसान को जानता तक नहीं है। वो अभी भी विंग उस इंसान को घूरे जा रहा था। तभी वो इंसान थोड़ा-सा नर्वस होते हुए अपनी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो?" फिंग उस इंसान को फिर से हेड टू टो देखता है, उसके बाद अपनी वॉइस को स्टेडी लेकिन थोड़ा-सा लो करते हुए कहता है, "तुम मुझसे अचानक से ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए?" ऐसा कहते हुए वो इस इंसान की तरफ देखने लगा। तभी उस इंसान को रियलाइज़ होता है कि शायद ये इंसान उस इंसान को जानता ही नहीं है, जिस इंसान से वो बात कर रहा है, फिंग से। तभी वांग जी थोड़ा-सा नर्वसली स्माइल करता है और अपने हाथों से अपने पीछे के बालों को रफ़ करते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना। आई थिंक तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। मैं लान वांग जी, मैं तुम्हारी ही क्लास से हूँ। हम दोनों सेम क्लास से हैं।" ऐसे कहते हुए वो अपने हाथ को बढ़ा देता है हैंडशेक के लिए। उसके फेस में अभी भी वो ऑकवर्ड स्माइल था। विंग पहले वांग जी के हाथ को देखता है, उसके बाद वांग जी के चेहरे को देखता है। वैसे इस इंसान से बात तो विंग को भी करनी थी, लेकिन आज ये इंसान खुद विंग से आके बात कर रहा है, ये विंग के लिए थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग था। विंग पहले थोड़ी देर कुछ सोचता है, उसके बाद वो अपने हाथ को धीरे से बढ़ा देता है और वांग जी की हैंड को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद वांग जी तुरंत ही विंग की तरफ देखते हुए कहता है, "तुम विंग हो, मुझे पता है, मैंने तुम्हें बहुत बार क्लास में देखा है।" उसके बाद वांग जी उस प्लेग्राउंड की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे बिहेवियर थोड़ा-सा अजीब लगा था पहले-पहले। जब भी तुम क्लास में आते थे, तो तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव करते थे। जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो और तुम्हारी फेस बहुत ज़्यादा पेल दिखता था। उसके बाद क्लास के दौरान तुम सो जाते थे
और फिर अचानक से जग जाते थे और तुम्हारे बिहेवियर बहुत अजीब होता था। तुम पूरे स्वेट से कवर होते थे और तुम्हें देख के ऐसा लगता था जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा घबरा चुके हो। ये चीज़ बोला जाए तो रेगुलर का है तुम्हारा। इवन हमारे पूरे क्लास तुम्हारे इस बारे में बात करता है। विंग जब ये सारी बातें सुनता है तो वो खुद शॉक हो जाता है। वो वांग जी की तरफ देखता है जैसे कि उसके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल नया था। विंग अपने मन में ही सोचता है, क्या आज जो कुछ भी हुआ था ये सब चीज़ पहले भी हो चुका है? मैं ऐसी हरकतें करता रहता हूँ। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ऐसा सोचते हुए विंग फिर से अपने बालों को अपने हाथों से रफ करने लगता है। तभी वांग जी अपनी कॉर्नर आई से विंग की तरफ देखता है। उसके बाद कहता है, एक्चुअली मैं तुमसे इस बारे में इसलिए बात करने आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम जैसा फ़ील करते हो मैं समझ सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ अपनी उसी कॉर्नर आई से देखने लगता है जहाँ पे वांग जी की बात सुनते के साथ ही विंग जो अपने बालों को रफल किया जा रहा था उसके हाथ स्टॉप हो जाता है और वो धीरे से अपने पलकों को उठा के वांग जी की तरफ देखता है। जहाँ पे वांग जी की नज़रों को देखते हुए विंग थोड़ा सा हैरान होता है, साथ में वांग जी की बात कान में आते के साथ ही वो शॉक हो जाता है। वो वांग जी की तरफ ऐसे देख रहा होता है जैसे कि इस इंसान को कैसे पता चला कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ या क्या नहीं फ़ील कर रहा हूँ। विंग विंग तो इस इंसान से पहली बार मिल रहा है ना, तो फिर ये इंसान विंग के साथ इतनी बात क्यों कर रहा है और विंग को उस इंसान को कैसे पता कि विंग को क्या फ़ील हो रहा है, क्या फ़ील नहीं हो रहा है? विंग अपनी इसी सारी ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी वांग जी विंग के एक्सप्रेशन को देख के शायद समझ चुका था कि विंग क्या सोच रहा है। वो तुरंत ही फिर से एक ऑकवर्डली लाफ करते हुए कहता है, आई थिंक तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मुझे तुम्हारे थॉट के बारे में कैसे पता या फिर मुझे कैसे पता कि तुम क्या फ़ील कर रहे हो? मुझे समझ आ रहा है कि मेरी बातें शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बस आज नहीं है। मैं करीब कुछ ही दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा था और तुम्हारी हरकतों से मुझे समझ आ रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं है। और सच बोलूँ तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सारी चीज़ें मैं खुद से रिलेट कर पा रहा था। कुछ टाइम से मुझे भी सेम चीज़ फ़ील हो रहा था। मुझे ऐसा फ़ील होता था कि जैसे कि मैं कहीं पे फँसा हुआ हूँ। मुझे किसी ने कहीं पे बंद कर दिया है और मैं बस उस जगह से चले जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे आस-पास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? सब कुछ दिखने में तो बहुत नॉर्मल लग रहा है किंतु लेकिन कुछ भी नॉर्मल नहीं है। मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुका हूँ क्योंकि सच में जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं थक चुका हूँ। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि मैं कोई घड़ी का काँटा हूँ और कोई तो है जो बैटरी की मदद से बस मुझे चलाया जा रहा है अपने हिसाब से। ऐसा कहते हुए वो भी विंग की तरह ही ठीक वैसे अपने कानों में हाथ रख लेता है और अपनी आँखों को बंद कर लेता है। जैसे कि सच में वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हो चुका है। विंग अभी जो वांग जी की तरफ ही घूरे जा रहा था। वांग जी की हर एक बातें विंग जिसके मन में भी सेम बातें चल रहा था, वांग जी की हर एक बातें उसको बिल्कुल सेम टू सेम अपनी जैसा लग रहा था। हाँ, विंग भी तो सेम फ़ील कर रहा है। विंग को भी तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि इसके आस-पास सब कुछ तो है, दिखने में तो रियल है लेकिन कुछ भी रियल नहीं है। सब कुछ बहुत ही अजीब-सा। कुछ ऐसा जो विंग एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है लेकिन बिल्कुल भी रियल नहीं। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें भी सेम फीलिंग होता है? तभी वांग जी तुरंत अपने सिर को उठाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। उसके बाद वो धीरे से अपने सिर को नोट कर देता है। तभी विंग अपनी तरफ सीधा देखते हुए कहता है, वो उस इंसान को देख रहे हो जो बॉल को पकड़ने के लिए भाग रहा है? ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे एक लड़के को पॉइंट आउट करता है जहाँ पे एक लड़का बॉल के पीछे भाग रहा था जो अकेले उस प्लेग्राउंड में बच चुका था क्योंकि सारे प्लेयर्स आउट हो चुके थे उसके टीम में। वांग जी उसी प्लेयर की तरफ देख रहा था। तभी विंग उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ यहाँ पे अभी हो रहा है, ये सीन मैं कई हज़ारों बार देख चुका हूँ। ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि ये चीज़ होना ही था। किसी ने इस चीज़ को बना के रखा था और सेम चीज़ बस रिपीट हुए जा रहा है। देखना, ये इंसान ये गोल मार देगा और अपनी टीम को जिता देगा। उसके बाद यहाँ पे सारे लोग दौड़ के आएँगे और इसको उठा लेंगे। ऐसा कहते हुए वो उस इंसान की तरफ पॉइंट आउट करता है, उस लड़की की तरफ। वांग जी अभी उसी तरफ देख रहा था। तभी विंग जैसा बोलता है, वो इंसान सच में गोल मार देता है और उसके सारे टीम मेंबर्स ग्राउंड में आ जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे चीयर करने लगता है। जो देखते के साथ ही वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग उस इंसान की तरफ देखने लगता है। तभी वांग जी अपनी हल्की आवाज़ में कहता है, क्या तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है? तभी विंग अपनी आंखों को नीचे करते हुए कहता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ। नहीं, ना कि मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं अपने सामने की कोई चीज़ देखता हो तो मुझे समझ आ जाता है कि इसके बाद शायद यही होने वाला है जो ऑलरेडी पहले हो चुका है, जो चीज़ मुझे पता है। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी जो भी कंटिन्यूसली विंग की तरफ घूर रहा था
तभी वांग जी कुछ सोचता है और विंग को तुरंत ही अपने पास खींच लेता है और वो इस जगह से पीछे की तरफ चला जाता है। वांग जी ने बहुत ही कस के विंग को पकड़ा था और अपने स्टेप को ऑलमोस्ट 6 से 7 स्टेप पीछे किया था। विंग शॉक हो चुका था। वो वांग जी की तरफ देख के वो पूछने वाला था कि क्या हुआ, तभी वो नोटिस करता है कि टेरेस में जो साइड में वो सीढ़ी रखा हुआ था वो धड़ाम से उसी जगह पे गिरा था जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले वांग जी और विंग खड़ा हुआ था। विंग बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो 1 मिनट के लिए बिल्कुल फ्रोज हो चुका था। तभी वो गल्प करता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। तभी वांग जी अपनी आंखों को विंग की तरफ गड़ाए हुए कहता है, मुझे लगा था कि ये सब बस मैं कर सकता हूँ, बस मुझे पता है कि आगे क्या हो सकता है। मैं भी जब कोई सीन को देखता हूँ तो इंस्टेंटली मुझे समझ आ जाता है कि इससे आगे क्या होने वाला है, जैसे कि मुझे पूरा स्क्रिप्ट पता हो। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग अभी जो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा था वो वांग जी की तरफ देखता है, उसके बाद फिर से उस सीढ़ी की तरफ देखता है जो वहाँ पे लगाया हुआ था, जो वहाँ पे गिर के टूट चुका था। विंग सच में सोच रहा था अगर अभी वांग जी ने उसे हटाया नहीं होता तो शायद उन दोनों का ही सिर फूट जाता है सीढ़ी के नीचे आके। लेकिन वांग जी मतलब वांग जी भी प्रेडिक्ट कर पाता है कोई भी सीन को देखकर। हाँ, क्या उन दोनों के साथ ही बस ये सारी चीज़ें हो रहा है या फिर कोई और भी है, कोई और भी तीसरा इंसान है जो ये सब कुछ महसूस कर पा रहा है उनके दिन जो कभी आगे ही नहीं बढ़ रहा है। मतलब वो लोग एक ही दिन में रुके हुए हैं, नहीं तो वो कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि आगे क्या हो सकता है। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी से थोड़ा सा दूर जाके वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, लान वांग जी, मुझे समझ आ चुका है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। शायद शायद हम कहीं पे फंस चुके हैं, कोई ऐसे पल ऐसे दिन में फंस चुके हैं जो कंटिन्यूसली हमारे साथ रिपीट हुए जा रहा है और हमें महसूस हो रहा है कि ये दिन हमारे साथ कंटिन्यूसली रिपीट हुए जा रहा है और हम उसी टाइम लूप में फंसे हुए हैं। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ देखने लगा जहाँ पे वांग जी भी सीरियसली विंग की तरफ देख रहा था। हाँ, ये सारी चीज़ें वांग जी को भी समझ आ रहा था एंड इसी वजह से तो वो आज विंग के साथ बात करने आया था, क्योंकि वांग जी को लग रहा था कि वो बस अकेला है जो ये सारी चीज़ों को फील कर पा रहा है, इस चीज़ों को महसूस कर पा रहा है, लेकिन वो अकेला नहीं है। वांग जी को सच में लगने लगा था कि शायद वो पागल हो चुका है। वो बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बता पा रहा था क्योंकि वो खुद भी श्योर नहीं था कि ये जो सब कुछ वो सोच रहा है असल में क्या वो सही है या फिर सच में वो बस अपने दिमाग को थोड़ा ज़्यादा चला रहा है। वैसा कुछ नहीं है जैसा वांग जी सोच रहा है। वांग जी खुद नहीं जानता था, लेकिन अभी विंग से श्योरिटी मिलने के बाद वांग जी थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है कि जो सारी चीज़ें वो इतने दिनों से सोचे जा रहा था वो सब कुछ झूठ नहीं है। वांग जी का थिंकिंग, वांग जी जो फील कर रहा है वो सब कुछ झूठ नहीं है, उसमें सच्चाई है। एंड तभी विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मैं और तुम ये सारी चीज़ें महसूस कर सकता हो तो फिर मुझे लगता है कि हमारे स्कूल में और भी लोग हो सकते हैं जो सेम चीज़ महसूस करते होंगे। हमें उन लोगों को ढूंढना होगा। चलो, ऐसा कहते हुए जाने ही लगता है। तभी वांग जी तुरंत विंग के हाथ को पकड़ लेता है, उसे रोक लेता है। विंग जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका था वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों में अभी जो होप झलक रहा था वो कन्फ्यूजन में बदल जाता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम पता कैसे करोगे कि कौन इन सारी चीज़ों से डील कर रहा है और कौन नहीं? क्योंकि अगर हम अपनी चारों तरफ देखें तो सारे इंसान एज़ नॉर्मली एज़ रह रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कि यही नॉर्मल लाइफ हो, यही डेली रूटीन हो जो उन्हें करना है। तभी विंग अपने सिर को झुकाते हुए कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन तुमने भी तो मुझे नोटिस किया था ना। जब तुमने नोटिस किया कि मेरे अंदर कुछ अजीब है तभी तुम मेरे पास आए बात करने के लिए, एंड हम दोनों को ही पता चला कि हम दोनों को ही सेम लग रहा है। वैसे ही कोई ना कोई तो होगा। हाँ, शायद वो मेरी तरह हरकतें कर रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही ना उसके अंदर, जो वो भी हमारी तरह सोच रहा होगा कि शायद उसके उसके गलतफ़हमी है, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है और वो बोल नहीं पा रहा है। हमें हमें लोगों को ऑब्ज़र्व करना होगा, हमें नोटिस करना होगा, फिर जाकर हमें समझ आएगा कि जो कुछ भी हो रहा है उस सारी चीज़ों में बस हम ही हैं या फिर कोई और भी। ऐसा कहते हुए वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जो अभी विंग की तरफ ही देख रहा था वो विंग की बातों को समझता है और विंग के हाथ को छोड़ते हुए अपने सिर को नोट करते हुए, ठीक है, चलो हम नीचे चलते हैं, हमें कैंटीन जाना चाहिए। अभी सारे स्टूडेंट्स वही होंगे, अगर हम कैंटीन जाएंगे तो और भी ज़्यादा लोगों को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। ऐसा कहते हुए वो अपने सिर को नोट करता है और वो दोनों ही कैंटीन की तरफ बढ़ जाता है। कैंटीन में पहुंचने के साथ ही विंग वांग जी को बोलता है, तुम उस साइड में जाओ और लोगों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, मैं इस साइड से जाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो दोनों ही अपने एक दूसरे की तरफ देखकर नोट करता है। उसके बाद कैंटीन की चारों तरफ घूमने लगता है, जहाँ पे सारे लोग अपने ग्रुप के साथ बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, खाना खा रहे थे, जैसे कि नॉर्मली लोग करते हैं। विंग उन सारे लोगों को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। तभी वांग जी अपने चारों तरफ देखते हुए उसकी नज़र एक स्टूडेंट पर जाता है जो बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था और खाना खा रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था, जैसे कि वो खाना खा कम रहा है और कुछ पजल सॉल्व कर रहा है। वो खाने को बार बार मिक्स कर रहा है और उसे अलग कर रहा है। वांग जी को उसकी बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगता है। वांग जी उसकी तरफ जाने ही लगा था कि तभी देखता है कि एक लड़की आके उसके सामने के बैठ जाती है और वो उस लड़के के साथ बात करने लगता है।
जो दिखने के साथ ही वांगची को लगता है शायद वो नॉर्मली टाइम पास खड़ा होगा, वांगची को कुछ गलत लगा होगा। वांगची फिर से अपने सिर को घुमाता है और दूसरी तरफ देखता है, जहाँ पे उसे विंग की तरफ नजर आता है, जो बहुत ही ध्यान से हर एक इंसान को देख रहा था। तभी वांगची नोटिस करता है कि एक ग्रुप अपनी खाने की ट्रे को अपने हाथ में लिए विंग की तरफ ही जा रहा था। विंग जो दूसरी तरफ से जा रहा था, उस ग्रुप का एक इंसान विंग की तरफ देखता है, उसके बाद वो विंग की तरफ बढ़ने लगता है। वांग जी उस सीन को देखने के साथ ही उसे रियलाइज़ हो जाता है कि अभी क्या होने वाला है। वांग जी जल्दबाजी में विंग की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो विंग की तरफ पहुंच पाता है उससे पहले ही लेट हो चुका था। वहाँ पे वो इंसान विंग को धक्का मारते हुए उसे उसके ऊपर खाना गिराने ही वाला था कि तभी विंग के पीछे जो टेबल पे एक इंसान बैठा हुआ था, वो तुरंत ही विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ करते हुए अपने पास की सीट की तरफ खींच लेता है, जिससे उस इंसान ने विंग के धक्का मारा था, लेकिन विंग को अपनी तरफ खींचने की वजह से विंग उस सीट पे गिर तो गया था, लेकिन उसका खाना वही फ्लोर पे गिर जाता है। जो देखते के साथ ही सारे लोग कैंटीन के शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए उन लोगों की तरफ देख लगता है। वहाँ पे वेन चाओ था, जो गुस्से में विंग की तरफ देख रहा था। वेन चाओ स्कूल का बुली है, ये सबको पता है, और शायद विंग को देख के उसे परेशान करने की सोच कर ही वेन चाओ ने ये जानबूझ के किया था। वेन चाओ उनके सीनियर है, और सीनियर होने की वजह से ही वो किसी को भी बुली करने लग जाता था स्कूल में। विंग को उसके अटैक से बचता हुआ देखकर वेन चाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत विंग की तरफ देखते रहता है। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे धक्का देने की? तुम्हारी वजह से मेरा सारा खाना गिर गया। चलो, मुझे मेरे खाने के पैसे वापस करो। ऐसा कहते हुए विंग की तरफ देखते हुए उसे डिमांड करने लगा। विंग जो अभी भी कन्फ्यूजन में था, जो अभी उसके साथ हुआ था, विंग अपने दिमाग में जोर लगाते हुए सोचता है, मेरे साथ ये होने वाला था, लेकिन मुझे पता क्यों नहीं चला? और ये इंसान विंग को बहुत अच्छे से समझ आ चुका था। इस वेन चाओ के मूवमेंट से पहले, उसके प्लेट उसके ऊपर गिरने से पहले इस इंसान ने इसको पकड़ लिया था और उसे साइड में खींच लिया था, जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट था, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल था। वहाँ वो उस इंसान की तरफ ही देख रहा था, जो अभी अपनी तिरछी निगाहों से वेन चाओ की तरफ देख रहा था। तभी वो इंसान अपनी सीट से खड़ा होता है और वेन चाओ की तरफ देखते हुए कहता है, वेन चाओ, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं प्रिंसिपल के पास जाके तुम्हारे नाम पर कंप्लेन करूँ और एग्ज़ाम से पहले ही तुम सस्पेंड हो जाओ, तो फिर यहाँ से चुपचाप चले जाओ। यहाँ पे ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरास लगा हुआ है और उससे साफ पता चल जाएगा कि किसने किसको धक्का मारा था। ऐसा कहते हुए वो वेन चाओ की तरफ गुस्से में देखने लगा। विंग अभी भी जो शॉक होके उसी इंसान की तरफ देख रहा था, जिसने अभी थोड़ी देर पहले विंग को बचाया था और अभी विंग की तरफ बिहाफ में बोल रहा था। उसकी बात सुनते के साथ साथ वेन चाओ अपने दांत को पीसते हुए उस इंसान की तरफ देखते हुए कहता है, शुयांग, तुम्हें कितनी बार मना किया है ना कि मेरे मैटर में टांग अड़ाना बंद करो। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है ना? ऐसा कहते हुए वो शुयांग की तरफ देखने लगा। तभी शुयांग एक्सप्रेस करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन सारी धमकी से मैं डर जाऊंगा? तुम्हारी इन सारी धमकियाँ बच्चों पे ही काम करेंगे, मेरे ऊपर नहीं। ऐसा कहते हुए वो वेन चाओ की तरफ देखने लगा। वेन चाओ को पता है शुयांग के साथ पंगा लेके कोई फ़ायदा नहीं। वो स्कूल में किसी को भी डरा दे, लेकिन शुयांग को डराना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि शुयांग के फादर स्कूल में एक मोटा अमाउंट डोनेट करते हैं और शुयांग के पास इनफ पावर है वेन चाओ को दबाने की। वेन चाओ के पापा भी बहुत डोनेट करते हैं, लेकिन वो लोग शुयांग की फैमिली की बराबरी नहीं कर सकते। इसी वजह से वो अपने दांत को पीसते हुए शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। ऐसा कहते हुए वो आखिरी बार विंग की तरफ देखता है, जो अभी नर्वसली वेन चाओ की तरफ देख रहा था, और वो हाथ से चला जाता है। उसके पूरे ग्रुप के मेंबर वहाँ से जा चुके थे। तभी शुयांग अपने एक गहरी से सांस छोड़ता है और उसी टेबल पर फिर से बैठ जाता है। वो भी उस टेबल पे अकेला बैठा हुआ था और अपना काइंड ऑफ अपने खाने के साथ खेले जा रहा था। तभी वांग जी विंग के पास पहुंचता है और विंग की तरफ विंग की शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? ऐसा कहते हुए विंग की तरफ देखता है। वांग जी को पता था कि अभी क्या होने वाला था, लेकिन वो चुप कैसे गया? क्या जो कुछ भी होने वाला था वहाँ पे वांग जी का कोई रोल नहीं था? इस वजह से वांग जी के दिमाग में वांग जी अपने दिमाग में जोर लगा रहा था, इसी चीज़ के बारे में सोचा जा रहा था, क्योंकि उसे उसे याद है, उसे उस सीन को देखते ही पता चल चुका था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, कोई और आता है और वो रिएक्ट कर देता है। तभी वांग जी की नज़र शुयांग की तरफ जाता है, जहाँ पे विंग भी शुयांग को भी घूरे जा रहा था। शुयांग को जब महसूस होता है कि उसके बगल में दोनों इंसान बस उसी को घूरे जा रहा था, वो अपने चॉपस्टिक को नीचे रखता है और विंग एंड वांग जी की तरफ देखते हुए कन्फ्यूजन गहरा बनाते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या मैं इतना ज़्यादा हैंडसम? ऐसा कहते हुए उन दोनों को ही देखने लगा। शुयांग की इस अजीबोगरीब बातों से वांग जी और विंग तो वैसे कुछ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो लोग शुयांग की बातों पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है, अपनी सीट से खड़ा होते हुए वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसे भी सब कुछ याद हो, ये भी सेम चीज़ महसूस करता है जिसकी हम कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए वो धीरे धीरे फुसफुसाते हुए वांग जी के साथ बात करने लगा। तभी शुयांग विंग की तरफ देखते हुए कहता है, हे, अब तुम दोनों मुझे बुली करने के लिए नहीं तो सोच रहे हो ना? मैंने तुम्हें अभी बचाया, याद रखना। ऐसा कहते हुए विंग की तरफ देखने लगा। तभी विंग शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम्हें कैसे पता था कि वो वेन चाओ मुझे धक्का देने वाला है?
तो सुनते के साथ साथ ही श्वेंग जो अपने चॉपस्टिक को उठाकर फिर से खाना खाने लगा था, उसका चॉपस्टिक रुक जाता है और वो अजीब निगाहों से विंग की तरफ देखने लगता है। तभी विंग उसकी साइड में प्रॉपरली बैठ जाता है। वांग जी उनके सामने वाली सीट में बैठा था, उन दोनों को ही देखे जा रहा था। तभी विंग श्वेंग की तरफ देखते रहता है। मैंने नोटिस किया था तुम्हारी बॉडी इतना फास्टली रिएक्ट किया था जैसे कि ये चीज़ तुमने इससे पहले बहुत बार कर चुके हो। ऐसा कहते हुए वो श्वेंग की तरफ देखने लगा। श्वेंग एक अजीब सा फेस बनाता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों पागल हो चुके हो क्या, या फिर मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? ये तुम दोनों का बुली करने का नया टेक्निक है क्या? ऐसा कहते हुए वो उन दोनों की बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग तुरंत ही श्वेंग की तरफ देखते हुए कहता है, देखो तुम्हें अगर लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं तो हम बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है, हम सीरियस है। मैंने नोटिस किया था तुम्हारी बॉडी ऐसे रिएक्ट किया था जैसे कि तुम्हें पता हो कि इसके बाद क्या होने वाला है। इवन तुम तो 2 सीट छोड़ के थे, लेकिन फिर भी तुम इतनी जल्दी रिएक्ट किया और तुमने मुझे खींच लिया ताकि वो खाना मेरे ऊपर ना गिर जाए। ऐसा सुनते के साथ ही श्वेंग थोड़ी देर तक विंग की तरफ घूरता है। उसके बाद वो अपने सेट को शाय करता है और अपने खाने को खाने लगता है। श्वेंग की तरफ से कोई भी रिएक्शन ना आता देखकर वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसको समझ आ जाता है कि शायद वो श्वेंग के बारे में जो सोच रहा है वो सही नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा ही सोच रहा है, वैसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। शायद श्वेंग को ऐसा कुछ लगता नहीं है जैसा विंग सोच रहा है, बस वो श्वेंग का नेचुरल नेचर था, वो थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट होगा, इस वजह से उसने क्विकली रिस्पॉन्स किया। ऐसा सोचते के साथ ही विंग एक गहरा सांस छोड़ता है और टेबल से उठने ही वाला होता है। उसने अपने दोनों हाथ को टेबल पे रखा था और उठने वाला होता है, तभी श्वेंग अपनी चॉपस्टिक को नीचे रखते हुए गहरा से सांस छोड़ते हुए कहता है, वैसे ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया था, जब तुम गिरने वाले होते उससे पहले मेरी आंखें तुम्हारी तरफ चलाया गया था और मेरी बॉडी क्विकली रिएक्ट किया था और मैंने तुम्हें खींच लिया था। ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया था कि मैंने इतनी जल्दी इतनी फास्टली रिएक्ट कैसे किया। ऐसा कहते हुए श्वेंग अपनी खाने की तरफ देखने लगा। तभी श्वेंग अपने सिर को उठाता है एंड विंग एंड वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरी बात सुन के तुम कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन क्या मैं तुम दोनों के साथ थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? ऐसा कहते हुए वो विंग एंड वांग जी की तरफ देखने लगा। विंग एंड वांग जी जो ऑलरेडी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, उन्हें समझ आ चुका था कि उन्हें अपना तीसरा मेंबर मिल चुका था। अब वो दोनों ही स्टेयर के पास खड़े हुए थे और एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे। एक बार श्वेंग विंग को घूरा था, एक बार वांग जी को, एक बार विंग श्वेंग को घूरा था और एक बार वांग जी श्वेंग को घूरा था। तभी श्वेंग गहरा सा सांस छोड़ता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे इस तरीके से मत देखो, मैं नर्वस हो जाता हूँ, जितना भी मैं कूल दिखने की कोशिश करूँ उतना कूल मैं हूँ नहीं। ऐसा कहते हुए वो दूसरी तरफ देखने लगता है। तभी विंग श्वेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो कुछ भी तुम्हारे आसपास हो रहा है वो पहले भी हो चुका है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे आसपास जो कुछ भी है वो रियल नहीं है? क्या तुमने ऐसा फील किया है कि तुम हमेशा सेम दिन में उठते हो, तुम्हें ऐसा फील होता है जैसे कि ये दिन तुम पहले भी जी चुके हो और तुम सेम दिन में फंसे हुए हो? देखो श्वेंग, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम जैसा फील कर रहे हो हम भी वैसा फील कर रहे हैं, इस वजह से तुम हमें बेझिझक बता सकते हो इस बारे में। ऐसा कहते हुए विंग श्वेंग को समझाने की कोशिश कर रहा था और वांग जी वही अपनी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ श्वेंग को देखे जा रहा था। श्वेंग फाइनली विंग की तरफ देखता है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, अगर मैं ऐसा फील कर भी रहा हूँ तो क्या, मैं जब भी इस बारे में अपने घर में बात करने की कोशिश करता हूँ वो लोग मुझे इग्नोर कर देते हैं। लोगों को लगता है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब होने लगा हूँ और वो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देते हैं। मैं इन सारी चीज़ों का रिस्क नहीं ले सकता। अगर सच में ये सारी चीज़ें बस मेरे हेलुसिनेशन है तो आगे जाके ये मेरे करियर पे अफेक्ट कर सकता है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग श्वेंग को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, देखो श्वेंग, तुम अकेले नहीं हो, हम भी सेम चीज़ों से डील कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तुम्हारी हेलुसिनेशन होता तो हम सेम चीज़ कैसे फील कर पाते? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम 3 लोग एक साथ सेम चीज़ों में सेम चीज़ फील कर रहा है, हमारे साथ सेम चीज़ें हो रहा है और हम सेम मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना? ऐसा कहते हुए वो श्वेंग को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्वेंग वो तो जैसे कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं है। वो वहाँ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, आई थिंक मुझे जाना चाहिए, मेरा क्लास शुरू हो जाएगा। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी उसे एक डीप वॉइस सुनाई देता है। वांग जी जो अभी भी वहीं पे सीरियसली खड़ा हुआ था, वो विंग श्वेंग को जाते हुए देखकर और विंग को लिटरली रिक्वेस्ट करते हुए देखकर अपनी ठंडी लेकिन डीप वॉइस में कहता है, अगर तुम्हें ये महसूस होने के बावजूद भी कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम एक ही दिन में फंसे हुए हो, जैसे कि एक टाइम लूप होता है, फिर भी तुम ऐसे ही जीना चाहते हो, तो हमें कोई एतराज़ नहीं, तुम जा सकते हो। हम इस मुसीबत का हल ढूंढ निकालेंगे और हम इससे निकल जाएंगे। और तुम्हें अगर ये दुनिया, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुम फील कर रहे हो वो अच्छा लग रहा है, तो तुम यही रहो। ऐसा कहते हुए वो विंग की हाथ को पकड़ता है और वहाँ से जाने ही लगता है। तभी श्वेंग पीछे मुड़ के विंग एंड वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे उन दोनों को जाते हुए देखकर श्वेंग अपने दिमाग में ही कुछ सोचता है। उसके बाद वो अपनी तेज़ आवाज़ में कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो सारी चीज़ें हम फील कर रहे हैं, जो सारी चीज़ें मैं फील कर रहा हूँ, वो हकीकत में सच है और जो मेरे साथ है, मेरे आसपास के सब कुछ झूठ है? तो क्या तुम मेरी मदद करोगे इस सारी चीज़ों से निकलने में? क्या तुम्हें पता है कि हम कैसे निकल सकते हैं?
श्रेयांक की ये बात सुनते के साथ ही विंग जो अभी थोड़ी देर पहले वांग जी को रोक रहा था उसे ले जाते हुए, उसके फेस बिल्कुल ब्राइट हो जाता है और वो तुरंत ही वहाँ से एक कदम आगे बढ़ते हुए श्रेयांक की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, हमें फ़िलहाल पता तो नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे इस चीज़ से निकलने के लिए। बस हमें जानना होगा कि हम कैसे निकल सकते हैं। हम पहले ये श्योरिटी चाहते थे कि ये जो चीज़ हमारे साथ हो रहा है, ये सच में बस हो रहा है या फिर ये बस हमारी वहम है। लेकिन अभी हम श्योर हो चुके हैं कि ये बस वहम नहीं है, क्योंकि वहम बस एक इंसान को हो सकता है, एक साथ एक ही जगह पे इतने सारे इंसान को नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए वो श्रेयांक की तरफ देखने लगा, एक होपफुल आइज़ से। श्रेयांक जो अभी भी हेजिटेट फील कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। तभी विंग फिर से अपने एक कदम श्रेयांक की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, देखो, मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे कि हमें तो पता भी नहीं है कि हम इस सारी चीज़ों से कैसे निकलेंगे। लेकिन देखो, अगर हम कोशिश भी ना करें और ऐसे ही सारी चीज़ें चलने दें, तो फिर हमारी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। इवन मुझे तो ये तक पता नहीं कि हमारी ज़िंदगी बीत भी रही है कि नहीं, हमारी एज बीत भी रही है कि नहीं, या फिर हम बस एक ही जगह स्टक हो चुके हैं। मैं थक चुका हूँ और सच में मैं इस जगह से निकलना चाहता हूँ। क्या तुम हमारी मदद करना चाहोगे? ऐसा कहते हुए वो लिटरली एक होपफुल वॉइस में श्रेयांक की तरफ देख रहा था, और श्रेयांक जो अभी अपने सिर को झुकाए हुए शायद वो कुछ सोच रहा था, वो अभी भी हेजिटेट था। तभी वो धीरे से विंग की तरफ देखता है और विंग की आंखों में उसे एक अलग सी ब्राइटनेस दिखता है, जैसे कि जिससे श्रेयांक को भी होप मिलता है। शायद शायद वो जो फील करता है, वो जो मेंटल प्रेशर फील कर रहा था, अब उसका एंडिंग आ चुका था। श्रेयांक को भी एक होप दिख रहा था। वो धीरे से अपने सिर को नोट कर लेता है और वो धीरे धीरे अब विंग एंड वांग जी के सामने आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वो तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वांग जी विंग और श्रेयांक की तरफ देखते हुए थे, ठीक है, हमें बता तो नहीं कि कितने लोग सच में ये सारी चीज़ें फील करते हैं, लेकिन हमें छोटी छोटी चीज़ों से पता करना होगा कि असल में ये क्या हो रहा है और कैसे हम इन सारी चीज़ों से निकल पाएंगे। ऐसा कहते हुए वो तीनों ही नीचे की तरफ जाने लगता है। वो तीनों ऐसे ही सीढ़ी से नीचे की तरफ जा रहे थे। तभी कंप्लीटली ग्राउंड फ्लोर में आने के बाद वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी श्रेयांक उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, अब कहाँ जाना है? तो विंग लानो जी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तो तुम्हारे पीछे आ रहा था, तुम कहाँ जा रहे थे? तो वांग जी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही नीचे आया था। जो सुनते के साथ ही वो तीनों ही तीनों की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कि वो पूछना चाहता सीरियसली कि तुम लोगों को पता नहीं कि हमें इसके बाद क्या करना चाहिए। तभी श्रेयांक अपनी सिर के बालों को खुजाते हुए कहता है, हम ही काम कर सकते हैं। फिर श्रेयांक तुरंत अपने फ़ोन को अपने पॉकेट से निकालते हुए वो स्कूल ग्रुप ओपन करता है और वहाँ पे मैसेज करते हुए कहता है, मैं जल्दी से स्कूल ग्रुप में मैसेज करता हूँ कि अगर किसी को ऐसा फील होता हो तो वो हमारे साथ कांटेक्ट करे। ऐसा सुनते के साथ ही विंग तुरंत ही श्रेयांक के सिर पे मारते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम्हें लगता है कि ये सब वर्क करेगा? श्रेयांक अपने बालों को हिलाते हुए कहता है, आउच, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे मारने की? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। तभी वांग श्रेयांक की बात को काटते हुए कहते हैं, हाँ, हो सकता है। हम सबको अपने अपने क्लास के ग्रुप में मैसेज करना चाहिए और पूछना चाहिए क्या किसी को ऐसा कुछ फील होता है या फिर कुछ ऐसा। ऐसा कहते हुए वांग जी अपने फ़ोन को निकाल लेता है और वहाँ पे वो भी टाइपिंग करने लगता है। विंग सोचता है कि ओह ग्रेट, बस इन दोनों को ही लगता है कि ये सब वर्क करेगा, मुझे बात नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई भी अगर उसको ऐसा फील होता है तो वो ऐसे मुँह उठा के हमारे पास आ जाएगा और बोलेगा, हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है। लेकिन जो भी हो, कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। ऐसे सोचते हुए वो उन दोनों की तरफ देखने लगा, जहाँ पे श्रेयांक विंग की तरफ देखते हुए एक अननोइंग सा एक्सप्रेशन देता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी बोलना चाहिए? तो सुनते के साथ ही विंग श्रेयांक की तरफ देखते हुए कहता है, तुम वांग जी को देख रहे हो ना, वो और मैं सेम क्लास में है। जो सुनते के साथ ही वो एक बार वांग जी को देखता है, विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम बच्चे। ऐसा कहते हुए वो अपने फ़ोन में बाकी ग्रुप जहाँ पे वो और भी क्लास के साथ जुड़े हुए थे, उन सारे क्लास में की करके मैसेज भेजने लगता है। विंग श्रेयांक को देख के हैरान हो जाता है, कहता है, तुम कौन से क्लास में हो एक्चुअली? तुम्हारे पास इतने सारे ग्रुप कैसे हैं? तभी श्रेयांक विंग की तरफ आँख मारते हुए कहता है, तुम्हें क्या पता कि मेरी रुतबा कितनी दूर-दूर तक है। ऐसा कहते हुए वो स्मित करता है, जैसे कि उसने कोई बड़ा-सा तीर मार लिया हो। विंग एक बार श्रेयांक की तरफ देखकर अपनी आँखों को नैरो करता है, उसके बाद वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, ये तो हुआ, अब हम क्या करें? तभी वांग जी अपने फ़ोन को अपनी स्क्रीन में गड़ाए रखे कहता है, वेट, वेट? हाँ, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना? तभी श्रेयांक अपने फ़ोन को पॉकेट में घुसाते हुए कहता है, वैसे हम सिर्फ इन लोगों के भरोसे नहीं रह सकते, वैसे भी ऐसे लोग कलेक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं, हमें हल निकालना होगा, नहीं तो हम सच में इन सारी चीज़ों के अंदर फंस जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखने लगा, जहाँ पे विंग ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में ही सोचे जा रहा था। वांग जी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, और जल्दी से जल्दी। जो सुनते के साथ ही वो दोनों ही वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहते हैं, अगर सच में हम एक ही दुनिया में फंसे हुए हैं और अगर हम एक ही लाइफ को बिना जाने बार बार जी रहे हैं, तो ये दिन ख़त्म होते के साथ ही हमारी मेमोरी भी इरेज हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम सुबह जैसे थे वैसे ही बन जाएंगे, एक अनजान इंसान, जहाँ पे हमारे पास बस उतनी ही मेमोरी होगी जितनी ज़रूरत है। हम हद से ज़्यादा जान और सोच रहे हैं,
और अगर सच में ये सारी चीज़ें सच है, जो हम सारी जिस चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो कल होते के साथ ही हम सब कुछ फिर से भूल जाएँगे और फिर से अपनी लाइफ़ को रिपीटली जीने लगेंगे। ऐसा कहते हुए वो उन दोनों की तरफ देखने लगा। हाँ, वांग जी ने बिल्कुल सही बोला है। शुयंग और विंग इन दोनों के दिमाग में तो ये सारी बातें आया ही नहीं कि हाँ, उनके पास तो टाइम भी नहीं है। आज दिन खत्म होते के साथ ही फिर से वो सारी चीज़ें शायद फिर से रिपीट होगी, फिर से विंग सुबह अपने आप को अपने बेडरूम में पाएगा, फिर से उसके मदर के साथ उसकी सुबह एनकाउंटर होगा, उसके बाद वो घर से स्कूल आएगा, स्कूल में भी सेम चीज़ें होगी और हाँ, जो हमेशा होता रहता है वैसे ही होता जाएगा। नहीं, 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 ये चीज़ फिर से रिपीट नहीं हो सकता। विंग अगर इतनी दूर तक सोच पाया है, उसे अगर महसूस हो चुका है कि इसके साथ ये सब हो चुका है, नहीं, वो फिर से रिपीट नहीं जा सकता। उसे कुछ भी करके हो आज के अंदर उसे इस सारी चीज़ों से निकलना है, किसी भी हाल में निकलना है। ऐसा सोचते हुए विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे निकल सकते हैं इन सारी चीज़ों से? हाँ, हम निकल सकते हैं। एक अननोन वॉइस अपनी तरफ सुनते के साथ ही वो तीनों ही अपनी दूसरी तरफ दाई तरफ देखता है, जहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी, जो दिखने में उन लोगों से काफ़ी छोटी लग रही थी। तभी वो लड़की उन लोगों के पास आती है और उन लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, हेलो, मैं हूँ। मैंने शुयंग के ग्रुप मैसेजेस देखे थे, उसने हमारी क्लास में मैसेज किया था एंड वो मैसेज देखने के साथ ही मैं यहाँ आ गया तुम लोगों से मिलने। ऐसा कहते हुए वो अपने फ़ोन की तरफ दिखाता है जहाँ पे शुयंग ने उनके क्लास पे मैसेज किया था। वी शुयंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये लड़की देखने की तो काफ़ी छोटी लग रही है, तुम ऐसे छोटे बच्चों के ग्रुप में क्या कर रहे हो? लेकिन शुयंग उससे पहले कोई जवाब दे पाता तभी वांग जी उस लड़की की तरफ देखते हुए कहते हैं, मियाँ मियाँ, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? क्या तुम समझ पा रहे हो कि शुयंग ने जो मैसेज अभी ग्रुप में डाला है वो किस लिए डाला है और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी मैं गहरी सांस छोड़ती है और उन लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, अभी जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उन सारी चीज़ों का अंदाज़ा मुझे है। मैंने बहुत बार कोशिश की है इन सारी चीज़ों से निकलने की, लेकिन कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाया। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे क्लास में मेरे और भी दोस्त थे जो ये सेम चीज़ फ़ील कर पा रहे थे। उसके बाद हमें समझ आ चुका था कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। हमें इन सारी चीज़ों से निकलना है। इसी वजह से हम सारे एक झुंड बनाते हैं और हर चीज़ ट्राई करने लगते हैं, हर चीज़ ढूँढने लगते हैं, कोशिश करने लगते हैं कि कैसे हम इन सारी चीज़ों से निकल पाएँगे, कैसे? लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। नेक्स्ट डे फिर से हम भूल जाते थे। उसके बाद किसी न किसी तरीके से हम कोशिश करके फिर से वो सारी चीज़ें याद करते हैं एंड ठीक उसी मुकाम तक पहुँचते थे जहाँ पे हम पहले दिन तक थे। लेकिन एक दिन मेरे एक दोस्त ने बताया कि ये सब कुछ हमारे स्कूल से ही शुरू हो रहा है और हमारे स्कूल में जाके ख़त्म हो रहा है। स्कूल में आते के साथ ही हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रहा है जिससे हमें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। हमें धीरे-धीरे हमारी पिछले दिन की जो यादें हमारे दिमाग से मिटा दिया जाता है, वो सारी यादें आने लगती है। लेकिन स्कूल से निकलने के बाद ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम फिर से वही लाइफ़ जीने लगते हैं जो लाइफ़ हमारे लिए बनाया गया हो। जैसे कि हमें वैसे ही जीने के लिए मजबूर कर दिया गया हो। ऐसा कहते हुए मैं उन दोनों की तरफ देखने लगी। तभी फिंग मैम की तरफ देखते हुए कहता है, उसके बाद क्या किया था तुम लोगों ने? तभी मैम गहरी सी साँस छोड़ती है। वो दिखने में काफ़ी सैड लग रही थी, उसके साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। उसकी आँखों के लेंस बार-बार मूव कर रहे थे। उसके बाद वो फिर से उन लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, हम दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम पूरी रात स्कूल में रहेंगे। हम कोई भी स्कूल से निकलेंगे नहीं। लेकिन लेकिन हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। एक-एक करके रात के 12 बजे से पहले मेरे मेरे सारे दोस्त मारा जाने लगे। जो सुनते के साथ ही वांग जी, शुएंग एंड विंग दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। वो मिया की तरफ बहुत बड़ी-बड़ी आँखों के साथ देखने लगे। तभी मिया जिसकी आँखें ऑलरेडी आँखों से आँसुओं से भीग चुके थे, वो उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, तुम लोग सोच रहे होगे कि मुझे ये सारी चीज़ें कैसे याद है? क्योंकि मैं जान चुका हूँ। जब तुम्हें रियलाइज़ हो जाता है कि तुम्हारे आस-पास क्या हो रहा है और जब तुम इस टाइम लूप से निकलने का हल ढूँढ लेते हो, तब तुम्हारे दिमाग से मेमोरी इरेज़ होना बंद हो जाता है। पहले-पहले तुम्हें थोड़ी-थोड़ी चीज़ें याद होती है, लेकिन धीरे-धीरे तुम्हें सब कुछ याद हो जाता है। मेरे साथ भी सेम हुआ था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे हम सारे दोस्त मारे गए थे और आखिर में आखिर में मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सब कुछ पता होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। तभी शुएंग मैं की बात को काटते हुए कहता है, अगर सच में तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ थे और तुम्हारे सारे दोस्त एक ही बार में मारे गए थे, तो तुम कैसे ज़िंदा हो? तो सुनते के साथ ही मैं शुएंग की तरफ देखते हुए कहती है, क्योंकि मैं स्कूल से 12 बजे से पहले निकल गई थी। मुझे पता था अगर मुझे अपनी जान बचानी होगी तो मुझे इस जगह से निकलना होगा। इसलिए से किसी तरीके से मैं स्कूल से निकल गई थी और अपने घर चली गई थी, जहाँ पे एक और बार मेरी ज़िंदगी रिपीटेडली शुरू होने लग गई थी।
मेरा जो टाइम लाइन तो रेड लाइन रुक चुका था और जो ऑलरेडी रेड लाइन तक आ चुका था वो फिर से पहले से शुरू होना शुरू हो गई थी। म्यामा की बातें ख़त्म होने के साथ साथ शुयांग, वेंग और वांगजी तीनों ही म्यामा को घूरने लगता है। उन तीनों की नज़र में कुछ अलग था, कुछ अजीब सा। शायद तीनों ही तीन तरीके की बातें सोच रहे थे। म्यामा को उन लोगों की नज़र से समझ आ रहा था कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है म्यामा की इन सारी बातों पे बिलीव करने का, लेकिन म्यामा कुछ भी झूठ नहीं बोल रही, वो सब कुछ सच बोल रही है और उसे पता है कि ये सारी चीज़ों को यकीन करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन सच में वो इन लोगों की मदद करना चाहते हैं। उसे जब फिर से पता चल रहा है कि शायद इस बार कोई और रास्ता निकल सकता है, इस बार शायद शायद सच में वो इन सारी चीज़ों से निकल पाएगा। तो सोचने के साथ ही वो उन लोगों की तरफ देखता है और एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम लोगों को मेरी बातों पे बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा। हाँ, मेरी बातों में बिलीव करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन बस एक बार मेरी बातों पे बिलीव करके देखो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी एक भी बात झूठ नहीं है। अगर हमें इस जगह से निकलना है तो मेरे पास जो रास्ता है बस वही रास्ता है कि जिससे हम इन सारी चीज़ों से निकल पाएंगे। तब विंग मैम की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन तुमने ही बोला था ना कि तुम्हारे सारे दोस्त मारे जा चुके हैं। मतलब अगर हम टाइम के हिसाब से, जैसे हम दोनों को कमांड किया गया, हम लोगों को कमांड किया गया, जैसे हम लोगों को इस दुनिया में चलने के लिए बोला गया था, वैसे अगर हम नहीं चले तो हम जान से मारा जाएंगे। तब मैम अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है कि ऐसा ही होगा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने इसके अलावा और भी रास्ते ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन मुझे कोई भी हल नहीं मिला है। बस ये एक ही हल हमें मिला था जिससे हम इस दुनिया से शायद निकल पाएंगे, लेकिन नहीं निकल पाए। उससे पहले ही हमें जान से मार दिया गया। तभी शुयंग मैम की तरफ देखते हुए उसी सीरियस टोन में कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस बार भी तो हम सब मारा जाएंगे, है ना? अगली बार शायद तुम सर्वाइव कर गए थे, लेकिन इस बार शायद तुम भी मारा जाओ। तभी मैम शुयंग की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ हो सकता है कि इस बार भी हम सर्वाइव ना करें, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा हम एक बार कोशिश करें सर्वाइव करने का। शायद शायद इस बार हम जीत जाए, शायद इस बार मैं जीत जाऊँ और इस मौत को चकमा देके अपनी असल दुनिया में वापस जा पाऊँ। मैं भी थक चुका हूँ, मैं बहुत बुरी तरीके से थक चुका हूँ, मुझे सच में यहाँ से निकलना है। ऐसा कहते हुए मैं वही अपने फेस को अपने हाथों के अंदर छुपाते हुए वही बैठ जाती है। उसे देख के ही लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, इतना ज़्यादा थक चुकी है इन सारी चीज़ों से। पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकती थी वो, और उसके उसके एग्जॉशन, उसके फेशियल एक्सप्रेशन और उसकी बातों से उनको समझ आ रहा था। तभी शिवंग अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहता है, अभी 4 बज रहे हैं, हमें 12 बजे तक वेट करना होगा। थोड़ी देर बाद ही स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, सारे लोग स्कूल से चले जाएंगे। इससे पहले कि गार्ड हमें देख ले हमें छुप जाना चाहिए, नहीं तो गार्ड हमें स्कूल से निकाल देंगे। ऐसा कहते हुए वो जिप की तरफ देखता है, सारे लोग अपने सिर को नोट करता है। उसके बाद मैं और बाकी सारे लोग अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं अपने अपने सामान और बैग को लेने के लिए। विंग एंड वांग जी दोनों का क्लास ही सेम था, वो दोनों ही अपनी क्लास की तरफ जा रहे थे। तभी विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि हमें अपने पेरेंट्स को भी बता देना चाहिए कि आज हम घर नहीं लौटने वाले। अगर उनको पता चला तो शायद वो स्कूल के टीचर्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करे और हमें ढूंढने की कोशिश करे। उनको परेशान करना ठीक नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही वांग जी बिना विंग की तरफ देख के नोट करते हुए था, हाँ मैंने अपने पेरेंट्स को मैसेज कर दिया है, तुम चाहो तो उन्हें कॉल या मैसेज कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही विंग अपने सिर को नोट कर देता है और अपने क्लासरूम में पहुँचते के साथ ही वो दोनों ही अपने सामान और बैग को कलेक्ट करते हैं और फिर से उन लोगों ने जहाँ प्लान किया था मिलने का वहीं पे जाकर मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका था, अभी वो लोग उसी स्कूल के खाली क्लासरूम में बैठे हुए थे किसी कोने में छुपके, ताकि कोई भी उन्हें देख ना पाए। अगर गार्ड पूरे स्कूल के चक्कर लगाने भी आए फिर भी उन्हें नोटिस ना कर पाए, इसी वजह से वो लोग एक कोने में छुपे हुए थे। थोड़ी देर बाद मैं नोटिस करती है कि उसके फ़ोन में चार्ज ख़त्म होने वाला है। वो अपने फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए सबकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या किसी के पास चार्जर या फिर पावर बैंक है? मुझे अपना फ़ोन चार्ज देना पड़ेगा। तो सुनने के साथ ही वांग जी तुरंत ही अपने बैग से पावर बैंक निकाल के मैम को देता है। जो देखते के साथ ही शुयांग वांग जी की तरफ अपनी आंखों को नैरो करते हुए कहता है, जब मैंने पूछा था तब क्यों नहीं दिया? तभी वांग जी शुयांग की तरफ बिना देखे ही कहता है, तुमने चार्जर के लिए पूछा था तो पावर बैंक था तो वही देना चाहिए था ना। लेकिन वांग जी अपनी उसी शांत टोन में कहता है, तुमने पूछा ही नहीं था। जो सुनते के साथ ही शुयांग को ऐसा फील हो रहा था इसके अभी वो फट जाएगा एक बम की तरह। ये वांग जी इसका उससे प्रॉब्लम क्या है? छोड़ो, इसे तो वो बाद में देख लेगा। फिर वो मैमे की तरफ घूमता है और उसके बाद अपने फेस में एक अजीब सी क्यूट बनने की कोशिश करते हुए स्माइल करते हुए कहता है, हे मैम सुनो ना, तो तुम थोड़ा सा चार्ज कर लो, उसके बाद मुझे देना, ओके? तभी वांग जी दूसरी तरफ से कहता है, मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं है, मुझे भी करना है। शायद अभी बहुत ज़्यादा अनॉय हो चुका था वांग जी की हरकतों से, उसका प्रॉब्लम क्या है उसे लेकर। वो अभी वांग जी की तरफ पूरा मुड़ता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, हे
लॉन वांग जी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझसे? मैं अगर अपना फ़ोन थोड़ा-सा चार्ज कर लूँ तो तुम्हें क्या ही हो जाएगा? वैसे भी इस अंधेरे में अजीब-सी जगह में मुझे घुसा के रखा है। बोल रही थी कि हम मर जाएँगे, हमारे साथ पता नहीं क्या ना क्या हो जाएगा। अगर मर ही जाते, अगर कुछ होना ही होता तो अब तक हो जाता ना, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी बेकार की बकवास की वज़ह से हम कब से यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे घुसे हुए हैं। फिर ये सब बोल ही रहा था, तभी उन्हें वही उसी रूम के एक कॉर्नर से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देता है, जिससे शुयांग क्या उन सब सारे लोगों की आत्मा निकल चुकी थी। वो लोग इतना ज़्यादा डर चुके थे। लिटरली अभी शुयांग, मैं और विंग तीनों ही नहीं वांग जी को बहुत बुरी तरीके से जकड़ के रखा था। वांग जी को ऐसा फ़ील हो रहा था कि अगर और थोड़ी देर इन लोगों ने उसे जकड़ के रखा तो उसकी साँस ही बंद हो जाएगा। तभी वो लोग डरते हुए कहता है वहाँ पे क्या था? मैं डरते हुए वांग जी को और भी कस के पकड़ते हुए कहती है, "वो आ गया शायद, वो हमें मारने आ गया।" मुझे बहुत अच्छे से याद है, कोई तो ब्लैक शैडो था, उस दिन हमें मार रहा था। मतलब मेरे दोस्तों को मार रहा था। मैंने तो किसी तरह से जान बचा के भाग गया था, लेकिन आज ओह माय गॉड! वो लोग फिर से आके नहीं, मैं इस बार मरना नहीं चाहता, मैं इस बार मरना नहीं चाहता। हे भगवान, मुझे इस बार के लिए बचा दो प्लीज़ मुझे बचा दो, किसी तरीके से यहाँ से निकलने के लिए मदद कर दो प्लीज़। मैं कंटीन्यूअसली यही मम्बल किया जा रहा था और शुएंग वो तो बहुत ज़्यादा अननोइंग हो चुका था। वैसे ही उसके डर के फट के 4 हो चुकी थी, ऊपर से ही मैं ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो मैं के कंधे पे हेड करते हुए कहता है, "अगर अभी तुमने अपना मुँह बंद नहीं किया तो सच में हाथ मुँह बाँध के तुम्हें यहीं पे फेंक के हम सब चले जाएँगे।" ऐसे कहते हुए मैम को धमकी देने लगा, लिटरली धमकी देने लगा। मैम जो शुएंग की बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वैसे वो डरी हुई थी, ऊपर से शुएंग की हिम्मत कैसे उसे बोलने की कि वो उसे बाँध के छोड़ के चला जाएगा, उसकी तो। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी वो ऑलरेडी डरा हुआ था। तभी विंग धीरे से शुएंग को पोक करते हुए कहता है, तुम मुझे छोड़ो, तुमने मुझे भी पकड़ के रखा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। शुएंग ने वांग जी के साथ-साथ विंग की गले से लेकर उसे बहुत ही ज़ोर से पकड़ के रखा था, जिससे विंग को भी सी लिटरली घुटन महसूस होने लगी थी। शुएंग को जब ये रियलाइज़ होता है, वो धीरे से अपने हाथ को विंग से थोड़ा-सा हटाता है। तभी वांग जी वही दूसरी तरफ जहाँ से आवाज़ आई थी, उस तरफ देखते हुए कहता है, वहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। लगता है वैसे ही हवा की वज़ह से बॉक्स गिरा था। तभी शुएंग घबराते हुए कहता है, हवा की वज़ह से? मुझे तो कोई हवा महसूस नहीं हुआ। क्या तुम लोगों को महसूस हुआ था? ऐसे कहते हुए विंग एंड मैमे की तरफ देखने लगा, जहाँ पे वो दोनों ही अपने सिर को ना में हिलाने लगा। तभी शुएंग की तरफ वांग जी इशारा करते हुए कहता है, मुझे छोड़ो, चलो मैं जाके देखता हूँ। तो सुनते के साथ ही शुएंग तुरंत ही वांग जी को छोड़ देता है एंड विंग एंड मैमे भी एक-एक करके वांग जी को छोड़ देता है। वांग जी को छोड़ने के साथ ही शुएंग अपने हाथ पैर को हिलाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं डर गया? वो तो मैं तुम लोगों को पकड़ते हुए तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, ताकि अगर कुछ भी हो तो मैं तुम लोगों को बचा पाऊँ। ऐसा कहते हुए वो अपनी बहादुरी और अपनी बड़ाई करने लगा। वांग जी और शुएंग मैम इन सब का रिएक्शन ऐसा था कि हाँ, रियली शुएंग, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम बिलीव कर देंगे? यहाँ पे सबसे ज़्यादा फटा तो तुम्हारा ही है। लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोलते। तभी शुएंग अपनी बहादुरी को और दिखाते हुए कहता है, रुको मैं देख के आता हूँ कि वहाँ पे क्या है। ऐसा कहते हुए वो अपनी कॉलर को ठीक करता है। उसके बाद धीरे कदमों के साथ वो उस बॉक्स की तरफ जाने लगता है जो अभी गिरा था। शुएंग बहादुर तो दिखा रहा था, लेकिन अभी भी उसके वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो 3 कदम आगे बढ़ रहा था और बार-बार पीछे की तरफ देख रहा था, जैसे कि उसे डर हो कि सच में यहाँ पे कोई भूत ना हो और उसे निगल ना ल गया हो। शुएंग धीरे-धीरे डरते हुए वहीं पे पहुँचता है। उसके बाद वो बक्सा जो उल्टा हुआ था, वो उसकी तरफ देखता है। उसके बाद आखिरी बार फिर से अपनी विंग, वांग जी और मेमे की तरफ देखता है। उसके बाद एक ऑकवर्ड सी, अजीब-सी, जैसे कि उसके वो डर तो चुका था, लेकिन उसे दिखाना है कि वो नहीं डरा है। ऐसे स्माइल के साथ वो उस बॉक्स को देखता है। उसके बाद पैरों से उसे सीधा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं होता। तभी वो फिर से उनकी तरफ देखता है, जहाँ पे मैम इशारा करता है कि वो अपने हाथ का यूज़ करे, जिससे वो अपने हाथों की तरफ देखता है। उसे डर है कि उस बॉक्स में डायनासोर ना निकले और उसके हाथ ना चबा के खा जाए। बहुत कुछ शुएंग के दिमाग में चल रहा था। तभी वो एक गहरा सा साँस छोड़ता है। उसके बाद वो उस बॉक्स को सीधा करने ही जाता है, तभी वहाँ से एक चूहा बहुत तेज़ी की रफ्तार के साथ भाग के जाता है, जो देखते के साथ ही शुएंग तो इतना ज़्यादा डर चुका था, वो तुरंत ही छलांग मारता है। तेरी माँ की ये क्या था? ऐसा कहते हुए वो भाग के वांगी के पास चला आया था, जहाँ पे शुएंग का रिएक्शन देखकर तो वो लोग भी डर गए थे। वो लोगों ने फिर से वांगी को पकड़ लिया था। विंग ने लिटरली वांगी को इतनी कस के पकड़ लिया था कि अभी शायद विंग के नाखून अभी वांगी अपनी स्किन में महसूस कर सकता था। जहाँ पे विंग की ग्रिप को देखकर वांगी विंग की तरफ देखता है और विंग जो बहुत ही डरते हुए वांगी को पकड़ा हुआ था, वांगी को अपनी तरफ ऐसे देखते और मुझ घूरते हुए देखकर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने वांगी के हाथ को लिटरली कोई वाटरमेलन समझा है और उसमें अपने नाखून गड़ाए जा रहा है। वो तुरंत अपने हाथ को हटाते हुए माफ़ी माँगने लगता है। तभी शुएंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या था वहाँ पे? शुएंग थोड़ा-सा नर्वस होते कहता कुछ नहीं, बस एक चूहा था। बोला था ना कुछ नहीं है, तुम लोगों को बेकार में ही इतना डर जाते हो। ऐसा कहते हुए वो हँसने लगा, जहाँ पे म्याऊं का रिएक्शन ऐसा था कि तुम ही थे जो ऐसे डर के आए थे इधर और तुम बोल रहे हो कि कुछ नहीं? सीरियसली? सच में इसका कुछ नहीं हो सकता। बेकार में ही वो इसके साथ इधर आया था। इससे अच्छा तो मैं अकेले ही आ जाता। यही सब मैं अपने मन ही मन सोच रहा था। तभी उन लोगों को फ़ोन की नोटिफ़िकेशन का आवाज़ आता है, जो शुएंग की पॉकेट से बज रहा था। शुएंग तुरंत अपने फ़ोन को बाहर निकालता है, तभी वो देखता है उसके फ़ोन में एक मैसेज पॉप हो रहा था, जो उसके डैड का था। शुएंग, कहाँ हो तुम? तुमने जिस फ्रेंड के घर रुकने के लिए बोला था, मैंने उनसे बात करी। उसने बोला कि तुम उनके घर नहीं हो। मैं कहा स्कूल आ रहा हूँ। अगर तुम स्कूल में हो तो जल्दी से जल्दी बाहर आओ, मेरे साथ घर चलोगे। ऐसा लिखा हुआ था, जो देखते के साथ ही शुएंग, जो बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था, वो तुरंत ही उन लोगों की तरफ दिखते कहता है, ओह शिट! इनसे एक काम नहीं होता। बोला था पापा को ना बोले। देखो, इन्होंने पापा को बोल दिया कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, स्कूल में हूँ। ओह शिट शिट शिट!
क्या हो गया? अभी अभी मैं क्या बोल के उनको मनाऊँ? अभी तो मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता। ऐसा कहते हुए वो सोचने लगा कि वो अपने पापा को कैसे रोकेगा स्कूल में आने से। तभी शुयांग कुछ सोचता है और कुछ मैसेज करने लगता है, जहाँ पे वो मैसेज बार-बार सेंड करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मैसेज सेंड नहीं हो रहा था। ओह गॉड! ये सिग्नल अभी जाना था। ऐसा सोचते हुए तुरंत ही उस क्लासरूम से बाहर निकल जाता है और वहीं पे कॉरिडोर में खड़ा हो जाता है, जहाँ पे बहुत सारे विंडोज़ लगे हुए थे। वो उस फ्लोर में कॉरिडोर के ऑलमोस्ट सारे खिड़कियाँ विंडो से बने हुए थे और बहुत बड़े-बड़े थे। तभी मैं एक शाय करते हुए कहती है, हाँ, सच में इसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सा एक्सक्यूज़ भी नहीं दे सकता वो। तो कहते हुए वो उन लोगों की तरफ देखने लगा, तभी उसका फेस पेल हो जाता है। विंग एंड वांगजी वो दोनों ही नोटिस करता है कि मैम का फेस बिल्कुल पेल हो चुका था। वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उसके बाद मैम की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे वो बिल्कुल शॉक्ड एंड सरप्राइज दिख रहा था। विंग मैम की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम इतना ज़्यादा सरप्राइज क्यों दिख रहे हो? क्या तुमने कुछ देख लिया? ऐसे कहते हुए वो अपने पीछे देखने लगे, जहाँ पे पूरा क्लासरूम खाली था। वो फिर से मेमे की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ऐसा कहते हुए वो मेमे को उसके शोल्डर से हिलाने ही वाला था, तभी मेम विंग की तरफ देखता है और एक घबराती हुई एक्सप्रेशन के साथ एंड आवाज़ के साथ बोलता है, शुयान, उसका फ़ोन चल कैसे रहा है? उसने बोला था ना कि उसके फ़ोन में चार्ज नहीं है। वो तो वांगजी से चार्जर भी मांग रहा था ना, लेकिन पावर बैंक तो मेरे पास है, तो उसने अपना फ़ोन चार्ज कब किया? ऐसे कहते हुए वो उन दोनों की तरफ देखने लगा, जहाँ पे उन दोनों को भी अभी रियलाइज़ होता है कि हाँ, शुयांग ने तो अभी बोला था ना कि उसके फ़ोन में चार्ज नहीं है। तो फिर ऐसा सोचते के साथ ही और कुछ ठीक नहीं है ये महसूस होते के साथ ही वो तीनों भाग के उस क्लासरूम से बाहर जाता है, लेकिन वो लोग पहले उस क्लासरूम से बाहर जा पाता, उन लोगों को खुली गेट से शुयांग दिखता है, जो उसी विंडो के सामने अभी भी खड़ा हुआ था। उसका फ़ोन उसके हाथ में था, जिसको उसने बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था और उसकी दूसरी हाथ बहुत ही ज़्यादा कस के बिकी हुई थी, जैसे कि वो खुद को रोक रहा है, कुछ हो चुका है उसको। उसने इतनी कस के अपने हाथों की मुट्ठी बनाई हुई थी और वो खिड़की से बाहर कहीं देख रहा था। शुयांग को इस तरीके से देखकर विंग बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और मैम वो तो लिटरली काँप रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाती है और गल्प करते हुए धीरे-धीरे शुयांग के करीब जाने लगती है। शुयांग, शुयांग, तुम ठीक तो हो ना? ऐसा कहते हुए वो शुयांग के करीब जा रही थी। वो बार-बार शुयांग को उसके नाम से बुला रही थी, लेकिन शुयांग की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वो धीरे से शुयांग के पास जाती है और तुरंत ही उसके कंधे पे हाथ रख लेती है, जिससे शुयांग एक झटके में मेमे के हाथ को अपने शोल्डर से हटा लेती है और मेमे की तरफ देखता है। शुयांग को देख के लग रहा था कि जैसे कि वो कहीं खो चुका था। वो कुछ सोच रहा था या फिर उसे कुछ हो गया था, क्योंकि वो उसकी जब बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जैसे कि वो कोई अलग ही दुनिया में खो चुका था। शुयांग को सडनली ऐसे रिस्पॉन्स करता हुआ देख मैम खुद भी घबरा जाते हैं। तभी वो शुयांग की तरफ देखती हुई कहती है कि क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ऐसे कहते हुए शुयांग की तरफ देखने लगा, जहाँ पे शुयांग, जिसका फेस बिल्कुल स्वेटी हो चुका था, उसने अभी भी अपने फ़ोन को और अपनी मुट्ठी को बहुत ही कस के रखा था और लोगों की तरफ देखने लगा था। तभी शुयांग अपनी आँखों को नीचे कर लेता है और गहरी सी सांस छोड़ते हुए कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। तो मैं शुयांग की फ़ोन की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम्हारा फ़ोन, तुमने बोला था इसका चार्ज खत्म हो गया, तो फिर ये ऑन कैसे है? ऐसा कहते हुए वो शुयांग के हाथ से उसका फ़ोन लेने ही वाला था, तभी शुयांग अपने हाथों के फ़ोन को मैम से हटाते हुए कहता है, मेरा फ़ोन ठीक है। ऐसा कहते हुए वो अंदर की तरफ जाने ही वाला था, तभी मैम शुयांग के हाथ को पकड़ लेती है और शुयांग की तरफ उसकी आँखों में देखते हुए कहती है, तुम ठीक नहीं हो। शुयांग, तुम्हारी आँखें लाल क्यों हो रही है? और तुम्हारे हाथ पैर इतने ठंडे क्यों है? शुयांग अपने हाथ को मैम से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैम उसके हाथ को बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था। मैम को सेंस हो चुका था कि शुयांग ठीक नहीं है। शायद ये सारी चीज़ें उसने पहले भी एक्सपीरियंस किया है, इसी वजह से शायद वो इतना चौंकना है। वो शुयांग की तरफ, शुयांग को सीधा करने की कोशिश करते हुए शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी आँखें इतनी लाल क्यों हो रही है? और तुम्हारे हाथ पैर इतने ठंडे क्यों पड़ चुके हैं शुयांग? क्या हुआ है? बताओ मुझे। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मुझे सब कुछ खुल के बताओ। देखो, पहले तुम मुझे अपना फ़ोन दो। मुझे देखना होगा कि किसने तुम्हें मैसेज किया था। ऐसे कहते वो शुयांग के हाथ से फिर से फ़ोन लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार शुयांग एक झटके में अपने फ़ोन को कहीं तो दूर फेंक देता है और मैम की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, मैंने मना किया है ना, मेरे फ़ोन को हाथ मत लगाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आज तुम्हारी वजह से हम यहाँ पे फँसे हुए हैं। तुम्हारी बेकार बातों में आके हम यहाँ आ गए हैं। एक बात बताना म्या, तुमने आज जो कुछ भी कहा था, क्या उसमें सच में कुछ सच्चाई थी या फिर तुमने बस हमें अपने मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाया था? ऐसे कहते हुए मम्मी की तरफ देखने लगा। विंग और वांगजी जो वही खड़े हुए थे, वो उन दोनों को इस तरीके से झगड़ते हुए देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से शुयांग को क्या हो गया? वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है और वो वो जो थोड़ी देर पहले मैम की सारी बातों पे बिलीव कर रहा था, अचानक से सवाल क्यों कर रहा है? दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था। विंग को लग रहा था कि यहाँ पे कुछ तो गलत है, क्योंकि शुयांग का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। वो अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो गया और म्या वो इतना ज़्यादा शक क्यों कर रहा है शुयांग पर? या सच में शुयांग ठीक नहीं है? ऐसा सब सोचते हुए शुयांग को रोकने के लिए जाने ही वाला होता है कि वांगजी तुरंत ही विंग के हाथ को पकड़ लेता है और विंग को रोक लेता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है, तभी वांगजी विंग की तरफ देखते हुए अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं, उन दोनों के बीच मत जा।
हम यहाँ यहीं से उन्हें देखते हैं, अगर वो झगड़ते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो हम उन्हें एक साथ रोक लेंगे। ऐसा कहते हुए वो विंग को अपने पास ही खड़ा रहने के लिए बोलता है। विंग जो वही हेल्पलेसली खड़ा रह जाता है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तभी शुयांग तुरंत ही मैम को उसके शोल्डर से दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ? अगर उस दिन सच में तुम्हारे सारे दोस्त मर चुके थे तो तुम जिंदा कैसे रहे? तुमने आज जो कुछ भी बोला वो सब कुछ झूठ है ना? तुम्हारा असली इरादा क्या है में बताओ म्या। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुमने जो कुछ भी बोला है सब कुछ झूठ है। तभी शॉकिंगली म्या श्रेयांग की तरफ देखते हुए कहती है, तुम पागल हो चुके हो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं थी। तभी श्रेयांग हंसते हुए कहता है, तुम मुझे जानती नहीं थी? मैंने इससे पहले भी तुम्हें वेंचाओ के ग्रुप में देखा है। तुम वेंचाओ के ग्रुप से हो ना? उन्होंने ही तुम्हें बोला था ना कि हमें यहाँ लाने के लिए। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था ये सब कुछ बेंचाओ और तुम लोगों ने मिलकर किया है। तभी शुयांग तुरंत ही फिर से मैमा की दोनों बाजू को अपने दोनों हाथों से बहुत ही कस के पकड़ लेता है। मैमा की तरफ देखते हुए कहता है, बताओ बेंचाओ ने क्यों तुम्हें हम लोगों को यहाँ लाने के लिए बोला, क्यों इतनी रात को स्कूल में रखने के लिए बोला, तुम लोगों का क्या प्लान है, जल्दी बताओ। ऐसा कहते हुए वो मैमा पे चिल्लाने लगा। देखो शुयांग, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैंने बस तुम लोगों को उतना ही बताया। और तुम मेरी बातों में बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो? वैसे भी तुम ही थे ना जिसने हमारे ग्रुप में मैसेज किया था, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे पास आया था, और अभी तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? इससे पहले मैं और कुछ बोल पाती, विंग जो वहीं पे खड़ा हुआ था उसे समझ आ चुका था कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है। श्रेयांग को इस तरीके से म्यामा को पकड़ना नहीं चाहिए था। अगर श्रेयांग सही भी है, सच में उन लोगों को फंसा के यहाँ पे लाया गया है, फिर भी श्रेयांग को म्यामा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे पहले वो वांगी के हाथ को छुड़ा के श्रेयांग के पास जा पाता। श्रेयांग जो ऑलरेडी म्यामा को बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था, वो एक्सप्लेन करता है म्यामा की तरफ देखते हुए कहता है, उस दिन तुम्हारे सारे दोस्त मर चुके थे लेकिन तुम बच गए थे। लेकिन तुम्हारी तकदीर में तुम बच जाओगे ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना, तुम्हें भी उनके साथ ही मर जाना चाहिए था। ऐसा कहते हुए वो मैमे की तरफ देखने लगा, जहाँ पे मैमे शॉकिंगली श्रेयांग की तरफ देख रहा था, और इससे पहले वो कोई रिएक्ट कर पाता या फिर कुछ भी बोल पाता उससे पहले श्रेयांग मैमे के शोल्डर को पकड़ता है और अपने साथ उसी कॉरिडोर के कांच के विंडो से छलांग लगा देता है। वो लोग उन कांच की विंडो को तोड़ते हुए सीधा नीचे गिरे थे, और जो देखते कि साथ ही विंग बहुत जोर से चिल्ला उठा था, म्या म्या। विंग उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था उसके सामने अचानक से क्या हो गया। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ क्या था? विंग बिल्कुल डर के मारे कांप रहा था। वो भाग के उस तरफ जाने वाला था जहाँ पे मैं और श्रेयांग गिरा था। वो देखने के लिए जाने वाला था कि वो लोग ठीक तो है ना। अचानक से क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? विंग जाने ही वाला था, तभी वांग जी विंग को टाइटली पकड़ लेता है। वहाँ पे चारों तरफ कांच गिरे हुए थे। अगर विंग वहाँ से देखने के लिए जाने की कोशिश करता तो उसके पूरे शरीर में कांच पीस जाता। वहाँ पे चारों तरफ कांच ही कांच थे। लेकिन फिर भी विंग का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। अचानक से उसकी आंखों के सामने दो इंसान ऊपर से गिर गया और विंग कुछ नहीं कर सका। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था वांग जी से अपने आप को छुड़ाने के लिए, लेकिन वांग जी वो विंग को छोड़ नहीं रहा था। विंग खुद को संभालो विंग, हम ऐसे नहीं जा सकते, यहाँ पे कांच है, तुम अगर जाओगे तो तुम भी गिर सकते हो। ऐसे कहते हुए विंग को संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन विंग वो तो जैसे पागल हो चुका था। उसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसके उसकी आंखों के सामने दोनों जिंदा इंसान जो अभी थोड़ी देर पहले सब कुछ ठीक था, अचानक से क्या हो गया विंग को बिल्कुल समझ नहीं आता। और वो अपने आप को झटकाते हुए वांग जी से अलग करता है और उस तरफ जाने ही वाला होता है कि तभी तभी सडनली सब कुछ शांत हो जाता है। एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है। विंग खुद भी समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सडनली एक अंधेरे से रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है, और वो जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा रोशनी आ रहा है। विंग बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। वो चारों तरफ भागने लगता है, देखने लगता है कि कोई है उसके पास। वो बार बार चिल्लाने लगता है, सबको पुकारने लगता है, वांग जी, शुयांग, म्या म्या। लेकिन उसे दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आता, बस उसे अपनी वॉइस इको करते हुए सुनाई देता है। वो बार बार सबको फुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था अंधेरे के सिवा। वो ऐसे ही भागे जा रहा था। विंग विंग अब थक चुका था। वो कंटिन्यूसली भागे जा रहा था। अचानक से क्या हो गया? ये वो कहाँ पहुँच गया? विंग कुछ समझ पाता या सोच पाता, सडनली धप, ऊपर से विंग को कुछ गिरता हुआ दिखता है, जो बिल्कुल उसके सामने गिरा था। और उसके सामने जो गिरा हुआ था वो इतना ज़्यादा डरावना था कि विंग अपने सपनों में भी इमेजिन नहीं कर सकता था। उसके सामने म्यामा की बॉडी पड़ी हुई थी, जो पूरी तरीके से खून में लटपट थी। उसके पूरे शरीर में कांच बीधे हुए थे, उसका सर फटा हुआ था, और उसकी पूरे फेस ऐसा देख रहा था जैसे कि किसी ने नोच खाया हो उसको। उसकी पूरी बॉडी में चोट लगी हुई थी, पूरे शरीर में खून से गीला पड़ा था। और वहाँ पे मेहमत तड़प रही थी। मेहमत को ऐसे देखने के साथ ही विंग जो
मैम को देखते के साथ ही नीचे गिर चुका था। उसने अपने दिल पे हाथ रख लिया था। वो धीरे-धीरे खिसकते हुए मैम के पास जाती है। वो डर तो चुका था, लेकिन अब वो मैम को इस हालत में देखकर वो उसे खिला भी नहीं छोड़ सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, लेकिन उसे उसे पहले मैम के पास जाना होगा। वो खुद को घसीटते हुए मैम के पास जाता है और मैम के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, जहाँ पे मैम दर्द से तड़प रही थी। वो विंग को देखते के साथ ही उसकी आँखें बड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। वो विंग जिसने बहुत ही हल्के से मैम के हाथ को पकड़ा हुआ था, उसे डर लग रहा था कहीं उसके पकड़ने से भी मैम को दर्द ना हो। मैम विंग की तरफ देखता है और कुछ बोलने की कोशिश करती है। वो कुछ फंबल कर रही थी जो विंग को समझ नहीं आ रहा था। वो धीरे से मैम की तरफ झुकती है और विंग मैम की आवाज़ को सुनने की कोशिश करती है। तो मैम अपनी धीमी वॉइस में कहता है, विंग यहाँ से भाग जाओ, वो सबको मार देगा, वो सबको मार देगा, वो सबको मार देगा। ऐसा कहते हुए वो तड़प रही थी, वो रो रही थी, वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी गले से आवाज़ नहीं निकल रहा था। वो इतना ज़्यादा दर्द में थी। विंग मैम की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ऐसा कहते हुए वो अपने फ़ोन ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे अपना फ़ोन, अपना बैग कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसे अपने पास कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी मैम विंग की तरफ देखती है और विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम भी मारा जाओगे, तुम भी मारा जाओगे। ऐसा कहते हुए रोने लगी। मैमा को ऐसे रोते हुए देखकर विंग को बहुत बुरा लग रहा था। उसे बहुत हेल्पलेस महसूस हो रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो कुछ नहीं कर पा रहा है। शायद उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर वो इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, अगर वो इन सारी चीज़ों के बारे में किसी को एनकरेज नहीं करता, तो शायद आज मैमा ज़िंदा होती। वो उस दिन भी तो ज़िंदा रह गई थी ना। आज उसकी वजह से शायद मैमा को ऐसा होता। विंग को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। वो मैमा के हाथ को पकड़ते हुए कहते, मैमा तुम मत रो, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कुछ करता हूँ, प्लीज़ तुम मत रो, हम यहाँ से निकल जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँगा, प्लीज़ हाल मत छोड़ना। ऐसा कहते हुए वो मैमा को दिलासा देने लगी। जहाँ पे मैमा रो रही थी, तभी रोते रोते मैमा बिल्कुल शांत हो जाती है। उसके बाद वो विंग की तरफ देखती है और बहुत ज़्यादा तेज़ हंसने लगी थी। जो मैम अभी थोड़ी देर पहले छटपटा रही थी, रो रही थी, अभी वो विंग की तरफ देख रही थी और हंस रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं हो, वो बिल्कुल ठीक हो। विंग जो बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था मैमा के इस रिएक्शन से, वो मैमा की तरफ शॉकिंगली देखने लगता है। मैम तभी मैम हंसते हुए कहती है, हाँ क्या हुआ, बहुत बुरा लग रहा है मेरे लिए। अगर तुम्हें मेरे लिए इतना बुरा लग रहा है तो फिर सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा विंग। कोई अब जिंदा नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे और सबसे पहले तुम मर जाओगे। ऐसा कहते हुए मैम जिसके दूसरे हाथ में कांच का टुकड़ा लगा हुआ था, वो उस कांच के टुकड़े को बहुत ही तेज से पकड़ता है और विंग उससे पहले अपने हाथ को छुड़ा पाता या फिर वहाँ से उठ पाता या फिर कोई भी रिएक्शन दे पाता, वो उस कांच के टुकड़े को विंग के गले में घुसा देता है। जो कांच विंग के गले में घुसने के साथ ही विंग तुरंत ही मैम के हाथ को छोड़ देता है, अपने गले को कस के पकड़ लेता है और वही लेट के तड़पने लगता है। विंग अभी दर्द से तड़प रहा था। उसके गले से, मुंह से, नाक से बुरी तरीके से खून निकल रहा था और वो बस दर्द में कढ़ा रहा था। उसके गले से कढ़ाने की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। अब उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसके कानों में बस मैम की उस हंसी की आवाज़ गूंज रही थी, जो उसे और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। विंग तड़प ही रहा था और उसकी आंखें जो अभी बंद होने ही वाली थी, जो बंद हो पाता उससे पहले ही विंग की आंखें खुल जाती है। वो बहुत तेज़ की सांस ले रही थी और उसने अपने गले को बहुत ही तेज़ी से पकड़ा हुआ था, जैसे कि सच में अभी भी उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसका सांस रुक रहा है। वो सच में सांस नहीं ले पा रहा है, अभी भी उसके गले में कुछ बिता हुआ है। और वो शॉकिंग अपने सामने के शुयांग और लान वांगजी को देख रहा था। इन दोनों को अपने सामने देखते के साथ ही विंग बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। पसीने से उसका यूनिफॉर्म के कॉलर भी भीग चुका था और वो अपने आप को देखता है जहाँ पे वो बिल्कुल ठीक बैठा हुआ था। वो लोग अभी उसी क्लासरूम में थे और विंग वांगजी और शुयांग के साथ वही बैठा हुआ था। वो क्लासरूम पूरा अंधेरा था और शुयांग एंड वांगजी वर्डेडली विंग को देख रहा था। विंग उन दोनों की तरफ देखता है, उसके बाद वो अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए कहता है, तो तुम दोनों यहाँ कैसे। तभी उसकी नज़र शुयांग पे जाता है और शुयांग की तरफ डरते हुए कहता है, तुम तो मर चुके थे ना, तो तुम यहाँ कैसे। ऐसा कहते हुए वो शुयांग की तरफ देखने लगा। शुयांग उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हुए कहते, तुम क्या बोल रहे हो विंग, मैं मर चुका था मतलब। तभी विंग पीछे हटते हुए कहते, मेरे पास मत आना। ऐसा कहते हुए पीछे जाने लगता है। तभी वांग जी विंग को संभालते हुए कहते, विंग खुद को संभालो, क्या हुआ है तुम्हें। वांग जी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इतना नॉर्मल कैसे रह सकते हो। हमारी आंखों में सामने ही तुम मैं और शुयांग ऊपर से छलांग लगा दिया था ना, तो फिर शुयांग यहाँ पे कैसे हो सकता है। ऐसा कहते हुए वो वांग जी को जैसे कि समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वांग जी विंग को संभालते हुए कहता है, मैम वो कौन है और शुयांग कब छलांग लगाया। शुयांग, मैं और तुम इस क्लासरूम में कब से बैठे हुए थे और तुम बैठी बैठी सो गए थे।
एंड नींद में तुम बड़बड़ा रहे थे और तुम छटपटा रहे थे। हमें लगा शायद तुम्हें बुरा सपना आ रहा हो, इसी वजह से हम कब से तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम जाग ही नहीं रहे थे। अब जब तुम जाग चुके हो तो फिर तुम ये सब क्या बोल रहे हो? ऐसा कहते हुए वो विंग को समझाने की कोशिश करने लगा। वांगजी की पूरी बातें सुनते के साथ ही विंग तो बिल्कुल शॉक हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी तक उसने जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ सपना था। इतना ज़्यादा रियल, इतना डरावना। शायद आज से पहले कभी भी विंग ने इतना डरावना सपना अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। विंग अभी भी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि सच में क्या सच है और क्या झूठ है। विंग अभी भी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और वांगजी और शुएंग दोनों से ही डर रहा था, लेकिन वांगजी के समझाने के बाद विंग थोड़ा-सा शांत होता है। वो वहीं पे खुद को समेट लेता है और बैठ जाता है। शुएंग, जो वांगजी की तरफ ही देख रहा था, वो विंग की कंडीशन देख के वो भी घबरा चुका था। तभी विंग के दिमाग में कुछ हिट होता है। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, मैम कहाँ है? तो सुनते के साथ ही दोनों बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, कौन? तभी विंग फिर से अपनी बात को रिपीट करते हुए कहता है, म्या म्या, वो कहाँ है? तभी शुएंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और विंग की तरफ देखते हुए शुएंग कहता है, म्या म्या, वो कौन है? शुएंग की बात कंप्लीट होते के साथ ही विंग कंफ्यूज हो जाता है। वो शुएंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम म्या को नहीं जानते मतलब क्या है? हम चारों थे ना यहाँ, मैं, तुम, वांगजी और म्या, और वो म्या ही थी जिसने हमें बताया था कि कैसे हम इन सारी चीज़ों से निकल पाएंगे। क्या तुम लोग भूल चुके हो? ऐसा कहते हुए वो शॉकिंगली, सरप्राइजिंगली उन लोगों की तरफ, उन दोनों की तरफ देखने लगा। शुएंग एंड वांगजी बिल्कुल सरप्राइज दिख रहा था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहा था, जिस जो चीज़ विंग को अभी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा था। तभी शुएंग शांत होते हुए कहता है, विंग, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रहा होगा। बहुत पहले से ही हम तीनों ही थे जो यहाँ पे मौजूद थे। म्या नाम की कोई तीसरा चौथा इंसान हमारे साथ था ही नहीं। और तुम बोल रहे हो कि इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चला, वो मैं था जिसको इन सारी चीज़ों के बारे में पता था। मैं था जिसने तुम दोनों को बताया था कि मेरे दोस्त कैसे मारे गए, हम लोगों ने कैसे इन सारी चीज़ों का हल निकाला था, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाए, फिर भी हम सर्वाइव नहीं कर पाए और एक एक करके सबको मारा जाना पड़ा। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखने लगा, जहाँ पे उन दोनों की बातें सुनते के साथ ही विंग के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। विंग को सच में यकीन नहीं हो रहा था कि अब तक जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो बस उसका भ्रम था, कुछ भी सच्चाई नहीं थी। म्याम्या म्याम्या नाम की कोई लड़की थी ही नहीं इन लोगों के साथ। तो फिर ये सब क्या था? इनका दिमाग सच में काम करना बंद कर चुका था। विंग ने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को, अपने बालों को कवर कर लिया था और अपने फेस को अपने दोनों बाजुओं के बीच छुपा लिया था। विंग की कंडीशन देख के वांगजी को समझ आ रहा था कि शायद विंग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, वो सपने और रियलिटी में अंतर नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से वो शुएंग की तरफ देखते हुए उसे शांत होने के लिए बोलता है। उसके बाद विंग के बालों में अपने हाथ को सहलाते हुए कहता है, देखो, मुझे लगता है तुम्हें पहले काम डाउन होने की ज़रूरत है। तुम खुद को शांत करो। मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्या सपना देखा होगा जिस वजह से तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन बहुत पहले से ही हम तीनों ही थे जो उस जगह पे फंसे हुए थे, और कोई नहीं। विंग थोड़ा सा अपने सिर को अपने बाजुओं से निकालता है और अपने उसी डरी हुई आंखों से वांगजी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांगजी थोड़ा सा स्माइल करता है, विंग को एश्योर करता है कि हाँ, वो जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। विंग घबराए ना, वो बिल्कुल सेफ़ है। विंग भी धीरे से अपने सिर को नोट कर लेता है, उसके बाद वैसे ही वहाँ पे बैठ जाता है। तभी शुएंग देखता है कि बाहर स्कूल का गार्ड आ चुका था। जो देखते के साथ ही शुएंग सबको चुपने का इशारा करता है। वो गार्ड सामने से देखते हुए जा रहा था कि कहीं क्लास में कुछ है तो नहीं, कोई आया तो नहीं। सब कुछ चेक करने के बाद वो गार्ड धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है। तो देखते के साथ ही शुएंग उन दोनों की तरफ देखते कहता है, तुम दोनों यही रुको, मैं देख के आता हूँ कि गार्ड चला गया कि नहीं। ऐसा कहते हुए वो अपनी जगह से उठता है और उस क्लासरूम से बाहर चला जाता है। विंग शुएंग को जाते हुए देख रहा था। उसके बाद वांगजी विंग की ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहता है, वैसे तुमने सपने में क्या देखा था जो तुम इतना ज़्यादा डर गए थे? जो सुनते के साथ ही विंग के हाथ पैर फिर से ठंडे पड़ गए थे। वो सपना याद करते के साथ ही वो अपनी गले की तरफ हाथ बढ़ाता है, जहाँ पे वो कांच का टुकड़ा म्या ने उसके गले के अंदर घुसा दिया था। वो वांगजी की तरफ बिना देखे अपनी आंखों को नीचे करते हुए कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डरावना था, बहुत ज़्यादा रियल था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं सांस नहीं ले पाऊँगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि यही मेरा आखिरी पल है और मेरी मौत ऐसे ही लिखा हुआ है। ऐसा कहते हुए वो अपनी गले की उसी जगह को बार बार रब कर रहा था, जहाँ पे थोड़ी देर पहले ही उसे लगा था कि उसके गले में कांच घुस चुका है। विंग की बातों को सुनते हुए वांगजी एक शाय करता है। उसके बाद एक एश्योरेंस से स्माइल देते हुए कहते हैं, डोंट वरी, अभी 12 बजने में और कुछ ही मिनट बाकी है, उसके बाद हम सब फ्री हो जाएंगे इस जगह से। ऐसा कहते हुए वो अपने सिर को नोट कर देता है। वांगजी की बात सुनते के साथ ही विंग का फेस बिल्कुल लाइट अप हो चुका था, बिल्कुल ब्राइट हो चुका था। उसके आंखें जो बिल्कुल डल दिख रही थी उसमें अलग ही चमक आ चुका था। वो तुरंत अपने फ़ोन को अपने पॉकेट से निकालता है और उसे ओपन करके देखता है कि हाँ, और 10 मिनट, और 10 मिनट बचा हुआ है, उसके बाद वो फ्री हो जाएगा। वो इस जगह से फ्री हो जाएगा। वो पता नहीं ये कौन सी जगह, कौन सी दुनिया, कौन सी इल्यूशन में फंस चुका है जिससे वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। विंग और इंतज़ार नहीं कर पा रहा है, वो बस फ्री किया जा रहा है कि किसी तरीके से ये 10 मिनट गुजर जाए और विंग पूरी तरीके से इस जगह से फ्री हो जाए। बस
विंग वही ब्रेक किया जा रहा था। ये 10 मिनट भी विंग के लिए 10 साल के बराबर लग रहा था अभी। लेकिन किसी भी हाल में विंग को ये 10 मिनट गुजरना ही होगा। उसके बाद वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तभी विंग अपनी स्क्रीन की तरफ देख ही रहा था। तभी 1 मिनट होते के साथ ही विंग का स्क्रीन अपने आप बंद हो जाता है, जो देखते के साथ ही विंग शॉक हो जाता है। तभी वांग जी नोटिस करता है, तब विंग रियलाइज़ करता है कि उसके फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। उसका फ़ोन का चार्ज शायद ख़त्म हो चुका है और विंग ने नोटिस भी नहीं किया था। जो देखते के साथ ही वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, आई थिंक तुम्हारा फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो चुका है। मेरे पास पावर बैंक है, तुम अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। ऐसा कहते हुए वांग जी अपने बैग को खोलने ही वाला होता है कि तभी उसे शुयांग की आवाज़ सुनाई देता है, जहाँ पे शुयांग को शायद गार्ड ने पकड़ लिया था। जो महसूस होते के साथ ही वांग जी एक शाय करते हुए कहता है, ये शुयांग भी ना एक काम ढंग से नहीं कर पाता। पहले तो मैं उसे बोलना चाहता था कि उसे जाने की क्या ज़रूरत है। बेकार में गार्ड के पीछे गया था और गार्ड ने उसे पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ से वहाँ से गार्ड और शुयांग की आवाज़ सुनाई दे रहा था, जहाँ पे गार्ड शुयांग को डांट रहे थे और शुयांग बार-बार माफ़ी मांग रहा था। तभी वांग जी विंग को उसका बैग देते हुए कहते हैं, तुम बैग से जा पावर बैंक निकाल के चार्ज कर लो अपने फ़ोन को, मैं शुयांग को चुरा के आता हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से उठता है और विंग को उस रूम में अकेला छोड़ के शुयांग के पास भाग जाता है। विंग के फेस में एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे शुयांग के चलाने की आवाज़ आ रहा था, जहाँ पे उसे डांट पड़ रही थी और इसी वजह से वो गार्ड को समझाते हुए चिल्लाते हुए बोल रहा था कि वो लोग यहाँ पे एक सीक्रेट मिशन पे आया है, वो गार्ड उन्हें रोक नहीं सकता, उन्हें निकाल नहीं सकता। वो ये सारी आवाज़ सुन पड़ रहा था, जिससे उसके फेस में एक हल्की सी स्माइल आ चुकी थी। वो एक शाय करता है, उसके बाद वांग जी की बैग को खोलते हुए उसके पावर बैंक को निकालता है। तभी गलती से वांग जी का बैग उसके हाथ से गिर जाता है और उसके बैग के अंदर से एक डायरी नीचे गिर जाता है। जो डायरी दिखते के साथ ही विंग को लगता है शायद ये वांग जी का कोई पर्सनल डायरी होगा। विंग उस डायरी को बंद करके रखने ही वाला होता है, तभी उसे एक पिक्चर दिखता है उस डायरी में, जो शायद विंग देखना नहीं चाहता था। वो शायद किसी का पर्सनल चीज़ ऐसे खोल के नहीं देखता। विंग शायद ऐसे उस डायरी को बंद करके रख देता, लेकिन जो पिक्चर अभी उसके सामने था वो विंग को बिल्कुल फ्रोज़ कर दिया था। विंग 1 सेकंड के लिए बिल्कुल पत्थर की तरह जम चुका था और उस पिक्चर को घूरे जा रहा था, जहाँ पे और कोई नहीं था, म्या-म्या का पिक्चर था। एंड वांग जी के डायरी में म्या-म्या का पिक्चर, ये विंग के लिए जितना ज़्यादा शॉकिंग था, उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। कैसे? म्या-म्या के पिक्चर वांग जी के डायरी में? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? म्या-म्या तो उनके साथ भी नहीं था ना? वांग जी और शुयांग तो बता रहे थे वो तो म्या-म्या नाम की किसी लड़की को जानता भी नहीं है, तो फिर म्या-म्या की पिक्चर वांग जी के डायरी में क्या कर रहा था? जो देख के लग रहा था कि शायद वांग जी ने ही म्या-म्या की पिक्चर को ड्रॉ किया था उस डायरी में। विंग बिल्कुल जम चुका था। विंग की हिम्मत नहीं हो रही थी डायरी को आगे खोल के देखने का, लेकिन विंग अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाता और वो एक के बाद एक डायरी के पन्ने को पलटने लगता है। और एक एक पन्ना पलटने के साथ साथ विंग के रोंगटे खड़े हो चुके थे। विंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके सामने ये क्या है। विंग को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सब सच है, हकीकत है या फिर झूठ। फिर से क्या वो कोई सपना देख रहा है या फिर कोई इल्यूशन, विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसके सामने जो कुछ भी था वो भी विंग ठुकरा नहीं सकता था। एक एक पन्ने में एक एक वही सीन था, जो सीन विंग के साथ सुबह से लेकर अभी तक हुआ था। सेम सीन, सेम चीज़ें, एक चीज़ भी अलग नहीं था सेम टाइम के साथ। विंग को तो यकीन नहीं हो रहा है कि जो कोई चीज़ उसके साथ हुआ है, इतनी देर से हो रहा है, वो सारी चीज़ें वांग जी पहले से ही जानता था, या फिर वांग जी की डायरी में ये सब क्या कर रहा है? ये सब इतनी फ्रेशली प्रिंटेड कैसे है? विंग का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। विंग को ऐसा लग रहा था विंग के सिर के वो ब्लड वेसल्स फट जाएँगे, विंग का सिर फट जाएगा। विंग का सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था और ये सब कुछ ये सब कुछ क्या है? नहीं, 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 ये कुछ भी सच नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कहते हुए वो उस डायरी को वहीं फेंक देता है। उसके हाथ में जो पावर बैंक एंड फ़ोन था वो भी नीचे गिर चुका था और विंग अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। वो अभी भी उस डायरी को घूरे जा रहा था, तभी उसे फिर से एक तेज़ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है, जो सुनते के साथ-साथ ही विंग की पूरी बॉडी में एक शिवर सी दौड़ जाती है और वो अपने पीछे देखता है, जहाँ पे बाहर से उसे फिर से शुयांग की आवाज़ सुनाई देती है, जो इस बार बहुत ज़्यादा कराह रहा था, दर्द में कराह रहा था। वो ऐसे कोई चिल्ला रहा नहीं रहा था या फिर किसी को समझाने के लिए बात ही नहीं कर रहा था, वो दर्द में कराह रहा था। और जो जो महसूस होते के साथ ही विंग को अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द फ़ील होता है। उसे उसे समझ आ चुका था कि कुछ ठीक नहीं है। वो उसे हिम्मत तो नहीं हो रहा था कि वो बाहर जाए, बाहर के वो सीन देखे, वो दर्दनाक सीन जो अभी थोड़ी देर पहले उसके सामने होता जा रहा था, वो सब देखे, लेकिन वो शुयांग को बाहर ऐसे नहीं छोड़ सकता। ऊपर से अभी उसने जो कुछ भी देखा वांग जी के बैग में, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। वो भाग के बाहर जाता है। वो कॉरिडोर में जाता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं दिखता। उसे समझ नहीं आता कि उसे कहाँ जाना चाहिए, उसे दाईं तरफ जाना चाहिए, बाईं तरफ। तभी उसे अब फिर से दूसरी तरफ से शुयांग की कड़ाहनी की आवाज़ सुनाई देता है। वो भागते हुए उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ से उसे वो आवाज़ आ रही थी। एंड फाइनली जब वो वहाँ पहुँचता है तो सामने के नज़ारे पैरों तले ज़मीन खींचने के लिए काफ़ी था।
उसका ब्लड इतना ठंडा हो चुका था कि वो भी अपने उस ठंडे हुए ब्लड का महसूस कर पा रहा था। वो ठंडे स्वेट जो उसके पूरी बॉडी में फॉर्म हो रहा था, वो अपने सामने के नज़ारे को बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहा था। सामने शुयांग था जो दर्द में कढ़ा रहा था। वो प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं कर पा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ लान वांगजी शुयांग के ऊपर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक तेज़ खंजर थी जो बार बार वो शुयांग की पूरी बॉडी में स्टैब किया जा रहा था। इतने सारे घाव वो शुयांग को दे चुका था कि शायद शुयांग की बॉडी में अभी एक खून का कतरा भी नहीं बचा होगा। शुयांग के चारों तरफ खून ही खून थे और वांगजी के हाथ में वो खंजर था जिससे उसने शुयांग को स्टैब करना भी बंद नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ विंग इस नज़ारा को देखकर बिल्कुल बिल्कुल जम चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी उसकी ज़मीन फट जाएगी और वो ज़मीन के नीचे कहीं धंस जाएगा। अभी विंग बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था, सरप्राइज हो चुका था, अपने सामने की नज़ारा देखकर बिल्कुल बुत बन चुका था। लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो अभी फील कर रहा था वो था डर। डर, वो भी लान वांगजी से। जो इंसान शुरू से लेकर उसके साथ था, वो वही इंसान आखिर में ऐसा कर रहा है। विंग को बिलीव नहीं हो रहा था। उसको अपनी आंखों में बिलीव नहीं हो रहा था। उसे अभी भी लग रहा था क्या क्या ये सच है, या फिर वो फिर से हेलुसिनेट कर रहा है, वो फिर से किसी इल्यूशन में है और बस थोड़ी देर में ही वो निकल जाएगा इस इल्यूशन की दुनिया से। विंग अभी भी उसी जगह के पे सिर्फ खड़ा हुआ था और अभी भी उन दोनों को ऐसे ही देख रहा था। लेकिन लान वांगजी जब उसे महसूस होता है कि कोई उसे कंटिन्यूअसली घूर रहा है, वो अपना काम बंद करता है। उसने अभी भी उस खंजर को टाइटली पकड़ा हुआ था। वो शुयांग के ऊपर से उठता है और फाइनली विंग की तरफ देखता है। अभी वांगजी किसी दरिंदे से कम कुछ नहीं दिख रहा था। उसके पूरे फेस, पूरे कपड़ों में ब्लड का वो छींटा लगा हुआ था जो अभी थोड़ी देर पहले शुयांग का कत्ल करते वक्त उसकी पूरी बॉडी में लगा हुआ था। और वांगजी के चेहरे, उसमें विंग को साफ साफ एक हैवानियत दिख रहा था। इस वांगजी को विंग नहीं जानता। अभी इतनी देर तक जो वांगजी विंग के साथ था वो शायद कहीं खो सा गया है। वांगजी को कहीं पे भी वो वांगजी नहीं मिल रहा था। ये वांगजी तो विंग के लिए बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया। अभी तक वो जिस वांगजी के साथ था जैसे कि वो और ये बिल्कुल अलग इंसान है। तभी वांगजी एक एक कदम विंग की तरफ बढ़ाने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो अपने कदम को पीछे करने लगता है। तभी वांगजी स्मिक करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी ईजिली मेरी इस दुनिया से निकल पाओगे? नहीं विंग, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। तुम्हें इस दुनिया से निकालने के लिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाया हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें अपनी इस दुनिया में रखूँगा, अपने पास। कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए वो विंग के पीछे जाने लगा, जहाँ पे विंग ऑलरेडी भागने लगा था। वांग जी की बातों का मतलब तो विंग को ठीक से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जितना समझ आ रहा था उतने से उससे उतना तो पता चल रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सच में ही सच है। लेकिन ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं, लान वांग जी है। तभी विंग भाग के उसी क्लासरूम में आता है जहाँ पे वो तीनों पहले थोड़ी देर पहले थे। वो तुरंत ही उस गेट को लॉक कर देता है और वही एक कोने में बैठ जाता है। उसने अपने कानों और अपने मुंह को हाथों से बंद कर लिया था क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। उसे तो सांस लेने में भी डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी सांस लेते ही वांगी सुन पाएगा और वो कहीं इस रूम में ना आ जाए। विंग को उस क्लासरूम से बाहर एक तो भागने की आवाज़ सुनाई देता है एंड वो आवाज़ थोड़ा दूर होते के साथ ही विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद करता है और उसके बाद अपनी गहरी सी सांस छोड़ता है जिसको उसने पता नहीं कितनी देर से बंद रखा था। विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसके हार्ट बीट इतना ज़्यादा फास्ट था, उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि अभी थोड़ी ही देर में उसका दिल उसके उसके जिस्म से निकल के बाहर आ जाएगा। वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अभी क्या करना चाहिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी। क्या सच में उसकी मौत ऐसे ही लिखा हुआ है, या फिर ये भी कोई सपना है, ये भी कोई इल्यूशन है? विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा है। विंग बिल्कुल पागल फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सच में पागल हो चुका है। तभी उसकी नज़र के सामने फिर से वो डायरी आता है, जिसे देखने के साथ ही विंग तुरंत ही भाग के उस डायरी के पास जाता है और उस डायरी को खोल के देखने लगता है। विंग के दिमाग में ये आ रहा था कि अगर वांग जी ने पूरे पूरे दिन का सीन, विंग का पूरी ज़िंदगी इस डायरी में ड्रॉ करके रखा होगा तो फिर उसने ये भी लिखा होगा, यही कहीं पे होगा कि विंग इन सारी चीज़ों से कैसे निकल पाएगा, इन सारी चीज़ों का अंत कैसे होगा। विंग यही सब सोचते हुए पूरी डायरी को खंगाले जा रहा था, खोजे जा रहा था। लेकिन इससे पहले विंग उस डायरी से कुछ भी निकाल पाता या फिर कुछ भी पाता, उसे एक ज़ोर से फोर्स महसूस होता है अपने ऊपर, जहाँ पे वो साइड में बहुत ही तेज़ी के साथ गिरता है और वो डायरी उसके हाथ से दूर जाके गिर जाता है। वो वांग ही था जिसने बहुत ही ज़ोर से विंग को धक्का मारा था, जिससे विंग अभी एक साइड में पड़ा हुआ था और उसका वो डायरी दूर पड़ा हुआ था। जो दिखते के साथ ही विंग फिर से क्रॉल करते हुए उस डायरी के पास जाने ही वाला होता है कि वांग जी पता नहीं कैसे, लेकिन उस डायरी में आग लग जाता है। और बस उस डायरी में नहीं, इस पूरे क्लासरूम में आग लग जाता है, जहाँ पे वांग जी अभी विंग की तरफ खड़ा हुआ था और विंग के सामने बहुत ज़ोर से हंस रहा था। इतनी ज़ोर से हंस रहा था जैसे कि उसको पता था कि ये होने ही वाला था और वो कुछ जीत चुका है, कुछ बहुत बड़ा जीत चुका है।
और विंग उसके सामने बेबस खड़ा हुआ पड़ा हुआ है, जो ही शायद वांग जी का आखिरी मकसद था। विंग खुद भी नहीं जानता कि ये ये वांग जी असल में कौन है, असल में भी इसका नाम वांग जी है या फिर कुछ और क्यों क्यों ये इंसान विंग के साथ ऐसा कर रहा है, क्यों? विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वांग जी की तरफ देखता है, उसके आंखें आंसू से भीग चुके थे। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तभी वांग जी हंसते हुए विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे उसके फेस में अभी भी एक बहुत बड़ी सी स्माइल थी, कुछ जीतने की, कुछ अचीव की। वो विंग की तरफ देखता है और थोड़ा सा विंग की तरफ झुकते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ इसी वजह से तुम मेरे हो, और इसी वजह से मैं तुम्हें हमेशा मैं अपने पास चाहता हूँ। मैंने ये दुनिया तुम्हारे लिए ही बनाया है, जहाँ से तुम कभी नहीं निकल सकते, कभी नहीं। ये दुनिया तुमने बनाया होगा, लेकिन हम लोगों को नहीं। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे यहाँ बंद करने की। तभी वांग जी हंसते हुए कहता है, ये तुम्हें किसने बताया कि मुझे कोई हक नहीं तुम्हें यहाँ बंद करने की? मुझे पूरा हक है। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब से मुझे हक है तुम्हें अपने पास रखने की, अपनी जगह जहाँ मन चाहे वहाँ बंद करने की। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगता है। तभी विंग गुस्सा होते हुए कहता है, तो इसका मतलब शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ भी था वो तुमने ठीक किया था, वो तुम्हारा प्लान था, तुमने सब कुछ बनाया था और तुम्हारे हिसाब से ही सब कुछ चल रहा था। तभी वांग जी स्माइल करते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, ये सब कुछ मेरा है, मैंने सब कुछ बनाया है, इन सारी चीज़ें मेरा है, मैंने इन सारी चीज़ों को बनाया है, और अभी तुम मेरे ही दुनिया में फंसे हुए हो। विंग विंग जो अभी भी काँप रहा था, वो अपनी जगह से खड़ा होता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, शुयांग, म्या म्या, वो सब भी? तभी वांग जी चकल करते हुए कहता है, हाँ, वो सब भी मेरे ही बनाए हुए क्रिएचर थे। तभी विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, अगर वो सब कुछ तुम्हारे ही बनाए हुए थे तो तुमने उन्हें मारा क्यों? मैंने उन्हें बनाया है, मैं उन्हें मारूं काटूं जो भी करूं मैं कर सकता हूँ। नहीं, तुम नहीं कर सकते। शायद तुमने उन्हें बनाया होगा, लेकिन तुम उन्हें नहीं मार सकते, वो भी इतनी बुरी तरीके से। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उन लोगों को ऐसे मारने का। ऐसा कहते हुए वो गुस्से में वांग की तरफ देखने लगा। विंग का ऐसा गुस्सा देखते के साथ ही वांग जी, जो अभी विंग की तरफ देख रहा था, वो हंसता है और उसी रूम की चारों तरफ घूमते हुए कहता है, अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा तुम्हारी इन बातों से? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच तो यही है कि मैंने जब किसी को बनाया है तो उन्हें ख़त्म करने का हक भी बस मेरा ही है। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगता है और उस पूरे रूम में घूमने लगता है। आग और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। विंग को पता चल चुका था कि यही उसकी आखिरी पल है। शायद थोड़ी देर में इस आग में राख होके वो भी मर जाएगा। तभी वांग जी चलते हुए विंग के सामने आता है, जहाँ पे विंग खड़ा हुआ था, बिल्कुल टूटा हुआ, जैसे कि उसने गिव अप कर दिया हो। वांग जी विंग की फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैंने इस दुनिया को बनाने के लिए कितनी मेहनत करी थी? हर एक कैरेक्टर को कितनी सोच समझ के तुम्हारे आसपास रखा था, ताकि तुम्हें ऐसा फील हो कि सब कुछ कितना रियल है। हाँ, लेकिन सच में तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। तुम्हें सच में पता चल गया था शुरू से ही कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो बिल्कुल भी रियल नहीं है। सच में तुम्हारी दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए वो विंग के फेस को सहलाने लगा। तभी विंग अपनी उसी वॉइस में कहता है, अगर सब कुछ ऐसे ही ख़त्म करना था तो बनाया क्यों था? अगर मुझे ऐसे ही रखना था तो फिर इतना सब कुछ करने का क्या मतलब था? तभी वांग जी हंसते हुए कहता है, मैं बस तुम्हें बोर नहीं होने देना चाहता था। अगर तुम बोर हो जाते तो फिर मुझे भी तो बुरा लगता ना। अगर तुम बोर रहोगे तो फिर मैं कैसे एंजॉय करूँगा? इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया, ताकि तुम एक मिनट के लिए भी बोर फील ना करो। देखो तुमने एंजॉय किया ना। ऐसा कहते हुए हंसने लगता है। विंग अपने सिर को अभी भी नीचे झुकाए रखा था, उसकी आंखें अभी भी फ्लोर को घूरे जा रहा था। तभी विंग एक गहरा सांस छोड़ता है और अब वांग की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, बिल्कुल सही कहा, बहुत एंजॉय किया मैंने। एक मिनट के लिए भी मैंने बोर नहीं हुआ था। सच में तुमने इस दुनिया को बहुत ही अच्छे से बनाया, बहुत ही बारीकी से। लोगों को शक हो के भी नहीं हो सकता, और लोग कभी ऐसी दुनिया में बोर हो भी कैसे सकता है? सच कह रहे हो, ये दुनिया बनाने वाले तो तुम ही हो ना? हाँ, सही बोला तुमने। तुमने इस दुनिया को बनाया है, मतलब तुम चाहो जब मर्ज़ी तब इस दुनिया को ख़त्म भी कर सकते हो, अपने हाथों से, जैसे मर्ज़ी वैसे। लेकिन जिसने इस दुनिया को बनाया है वही ना रहे, तो फिर ये स्टोरी कैसी रहेगी वांग जी? जो सुनते के साथ साथ ही वांग जी, जो बहुत ही ध्यान से विंग की बातों को सुन रहा था, उसका फेस में वो स्माइल गायब हो जाता है और वो विंग की बातों का मतलब समझने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले वांग जी आगे कुछ सोच पाता, समझ पाता या फिर कुछ कर पाता, विंग तुरंत ही वांग जी के बिल्कुल करीब आ जाता है। वांग जी को अपनी दोनों हाथों से बहुत ही कस के पकड़ लेता है और वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, अगर मुझे ऐसे ही मरना था
तो फिर मुझे एक ही बार में मरना है। मैं थक चुका हूँ तुम्हारे इस गेम से। मैं थक चुका हूँ बार बार इस डर से जीते हुए कि मुझे फिर से मरना होगा। चलो इस गेम को यही ख़त्म करते हैं। और ये बोलते के साथ ही विंग वांगजी को लेकर उसी अपने बगल में जलती हुई उस आग पे कूद जाता है, जहाँ पे वांगजी भी खुद को बचा नहीं पाता। विंग ने वांगजी को इतनी टाइटली पकड़ा हुआ था कि वांगजी चाह के भी खुद को विंग से अलग नहीं कर सकता था, और दोनों ही उस आग में अभी जलने लगे थे, जहाँ पे वांगजी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था विंग की ग्रिप से निकलने की, उस आग से निकलने की, जो उनके स्किन के साथ टच हो रहा था, उनकी पूरी बॉडी को झंझोड़ रहा था, जल रहा था। शायद उनके मांस, चमड़ा, बाल सब कुछ जलने लग गए थे, लेकिन विंग ने अभी भी वांगजी को नहीं छोड़ा था। विंग को सेम पेन फील हो रहा था। आग में जलना इतना ईजी थोड़ी है, वो भी एक ज़िंदा इंसान के लिए। लेकिन विंग शायद अब इतने हद तक उसको पुश कर दिया गया वांगजी ने कि विंग ने ये कदम उठाने का सोचा। हाँ, वो थक चुका है, वो इन गेम से थक चुका है जो वांगजी विंग के साथ कंटिन्यूसली खेले जा रहा है। नहीं, वो और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। विंग की पूरी बॉडी जल रही थी, उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि पूरी ज़िंदगी में उसने इतना पेन फील नहीं किया था। वही सेम एज़ वांगजी, जो विंग से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग उसे छोड़ नहीं रहा था। तभी आखिर में वो हार मान लेता है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करना बंद कर देता है, एंड वही आग में वो दोनों ही जलने लग जाते हैं। उस आग में उन दोनों का जिस्म एक दूसरे के साथ लिपटा हुआ था, और वो आग उनकी शरीर के हर एक हिस्से को धीरे धीरे खाए जा रहा था। शायद ऐसे ही उन दोनों का अंत लिखा था। आशियन, आशियन, आशियन उठो, आशियन क्या हो गया तुम्हें, उठो। विंग, जिसे अपनी कानों में किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो तुरंत ही अपनी आंखों को ओपन करता है और अपने सामने के उस इंसान को देखते ही चौंक जाता है। शिजे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा कहते हुए वो उठ के तुरंत ही बैठ जाता है। उसके पूरा फेस पसीने से भर चुकी थी। यानली, जो वहीं पे बैठी हुई थी, वो अपनी सामने की मौजूद उस इंसान को देखते हुए कहती है, आशियन, तुम ठीक तो हो ना? तुम इतना पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? तुम्हारे रूम में तो एसी भी चल रही है, तो फिर तुम इतना पसीना क्यों हो रहे हो? और इतनी टाइम तक तुम सो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? ऐसा कहते हुए वो विंग को डांटने लगती है। तभी विंग सरप्राइज एंड शॉक होते हुए कहता है, कॉलेज? शिजे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तभी यान ने अपने फ़ोन को निकालती है और विंग की तरफ दिखाते हुए कहती है, देखो मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया है, 2 दिन हो चुके हैं, तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो। मैंने तुम्हारे दोस्तों को भी कॉल किया था, लेकिन उन्हें भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है। वो लोग तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर आके घूम के भी जा चुके हैं, लेकिन तुमने उनके लिए दरवाज़ा भी नहीं खोला। तुम्हें पता है वो लोग कितना ज़्यादा घबरा चुके थे। इसी वजह से मैं यहाँ आया था, मेरे पास एक्स्ट्रा की था, और उसी से जब मैं खोल के अंदर आई तो देखा कि तुम ऐसे बड़े बड़े सो रहे हो। तुम ठीक तो हो ना आशा? ऐसा कहते हुए वो वही विंग की फेस पे हाथ देकर उसे सहलाने लगता है, उसे चेक करने लगता है कि वो ठीक तो है ना। विंग, वो अपने आप को देखता है, अपने कपड़े को देखता है, अपने हाथ को देखता है और अपनी चारों तरफ देखता है। वी वोशियन, 20 साल का कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, जो अभी कॉलेज की वजह से अपने घर से काफ़ी दूर अकेले अपार्टमेंट में रह रहा है, और सामने उसकी शिजे, जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अगर विंग ने एक दिन कॉल ना उठाया तो शायद शिजे पूरे घर सिर के ऊपर कर ले, और वैसे ही हुआ है। शायद विंग ने 1-2 दिन कॉल नहीं उठाया था, इस वजह से शिजे डर के मारे यहाँ आ चुकी थी अपनी आशियन को देखने के लिए। ये अपार्टमेंट तो उसका ही है, और सामने उसकी शिजे बैठी हुई है। ये सब सोचते के साथ साथ ही विंग अपने हाथ पैर चेक करता है। उसे सब कुछ याद है। ये सब सपना था? सच में ये सब सपना था? मतलब मैं जिंदा हूँ? ये अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो बस मेरा इल्यूशन है, सपना है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये सब कुछ सच नहीं है। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। ऐसा सोचते के साथ साथ विंग के फेस में एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और अपनी शीशे के देखते हुए उसे हक करते हुए, शीशे मैं जिंदा हूँ, शीशे मैं जिंदा हूँ। आपको पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं मर ही जाऊँगा, लेकिन देखो मैं जिंदा हूँ। ऐसा कहते हुए वो यानी को बहुत ही टाइटली हक कर लेता है। विंग की ऐसे उटपटांग बातें याली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत ही अपनी भाई से खुद को दूर करती है और विंग के सिर पे मारते हुए कहते, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें क्या होगा? हमेशा ऐसी बातें करते रहते हो। ये सारी बातें तुम उन अजीबोगरीब बुक से पता कर रहे हो ना, वहाँ पे ही लिखा होता है ना। ऐसा कहते हुए वो विंग की बेड के पास ही में रखे हुए वो बुक शेल्फ की तरफ देखता है, जहाँ पे काम की बुक का पता नहीं अजीबोगरीब किताबों का कलेक्शन भरा हुआ था, जहाँ पे एक भी किताब यानी को ढंग का नहीं लगता था। पता नहीं विंग क्या सब पढ़ता रहता था, और ये सारी चीज़ें यानी को और भी ज़्यादा इरिटेट करता था विंग का। वैसे तो वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन विंग की कुछ हरकतें बहुत ही अजीब लगता था यानी को। तभी यानी अपनी जगह से मतलब विंग के बेड से खड़ी होती है और विंग की तरफ देखते हुए उसके कान को पकड़ते हुए उसे उठाते हुए कहती है, जल्दी से जल्दी रेडी हो, 2 दिन से तो तुम कॉलेज भी नहीं गए थे, मैं पता है मैं कितना ज़्यादा घबरा चुकी थी। अबे तुम जल्दी से रेडी हो गए और कॉलेज के लिए जाओगे। शिजे, कॉलेज जाना ज़रूरी है क्या?
तभी यानली अपनी आंखों को नैरो करते हुए कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं माँ पापा को बोल के तुम्हें यहाँ से फिर से घर में वापस भिजवा दूँ और तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा दूँ, तो फिर चुपचाप रेडी हो और कॉलेज के लिए निकलो। वैसे भी मैं 2-3 दिन यहीं रहूँगी। ऐसा कहते हुए वो पिंग की उस छोटे से किचन की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ पे पिंग ने शायद ही कुछ खाने-पीने का सामान रखा होगा, लेकिन जो भी रखा होगा वो यानली अभी के लिए काम चला लेगी। पिंग वो तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता था कि वो अभी क्या फ़ील कर रहा है। अभी कुछ मतलब उसके साथ क्या-क्या हो गया है, वो अपनी चीज़ें को कैसे एक्सप्लेन करेगी? क्योंकि अगर वो एक्सप्लेन करने जाएगा तो फिर उसके शीजर उसे पक्का पागल समझेंगे सच में। इस बार सच में उसका शीजर उसे घर ना लेके चले जाए। नहीं, वो घर वापस नहीं जा सकता, वहाँ पे मैडम यू है, जिन्होंने लिटरली विंग को धमकी दे रखी है कि अगर विंग ने इस बार कुछ भी घोटाला किया, तो फिर घर आते के साथ ही वो विंग की पकड़ के शादी करवा देंगे। जो भी उनके सामने दिखेगा उससे उसके साथ विंग की शादी करवा देंगे। नहीं, नो, 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 विंग इतना बड़ा रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकता। इसी वजह से वो ज़्यादा कुछ बिना सोचते हुए अपने बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है रेडी होने के लिए। विंग को खुद नहीं पता कि ये 1-2 दिनों से उसने शीजे का कॉल क्यों नहीं रिसीव किया, क्या हो रहा था उसके साथ, विंग कुछ नहीं जानता और विंग सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि अभी उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, अभी उसके दिमाग में जो इमोशंस के तूफान चल रहा है, जो कुछ भी हुआ है, वो सब कुछ से विंग अभी भी निकल नहीं पा रहा था और अभी वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो पागल-पागल फ़ील कर रहा है और अभी वो खुद को रिलैक्स करना चाहता है। इसी वजह से वो रेडी होता है और अपने ब्रेकफ़ास्ट को करते हुए अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। जहाँ कॉलेज में अपने दोस्त को देखते के साथ ही विंग के रिएक्शन कुछ ऐसा था जैसे कि वो भी रो पड़ेगा। न्यू हसांग विंग को देखते के साथ ही उसके सर में टपली मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कॉल्स को इग्नोर करने की? तुम्हें पता है हमें कितनी परेशानी हो रही थी? हमने तो तुम्हारे घर में जाके लॉक तोड़ने का भी प्लान करके आया था। वो तो हमें तुम्हारे किराएदार ने बोला कि अगर हमने लॉक तोड़ा तो फिर हमें पैसे भरने पड़ेंगे। इतने पैसे नहीं थे, इस वजह से लॉक नहीं तोड़ा। वैसे हम पैसे कलेक्ट कर रहे थे तुम्हारे घर जाके तुम्हारा घर का लॉक तोड़ने का। ऐसा कहते हुए वो विंग को बात सुनाने लगा, जहाँ पे विंग हँसते हुए अपने सर को खुजाते हुए कहता है, वैसे बात पता तो मुझे भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन जो भी हुआ था बहुत बुरा हुआ था। मैं तो सोचने भी नहीं सकता। जो सुनने के साथ ही साथ वेनिंग कन्फ्यूज़ हो जाता है और विंग के सामने बैठते हुए कहता है, क्यों? क्या हुआ? किसी ने तुम्हें किडनैप तो कहीं कर लिया ना? ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ बड़ी-बड़ी आँखों के साथ देखने लगा। जहाँ पे वेनिंग की बात सुनते हुए विंग अपने बालों को खुजाते हुए कहता है, किडनैप? वो तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे किडनैप किया गया था या फिर क्या हुआ था। हाँ, लेकिन जो भी हुआ था बहुत बुरा था। मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए वो पाउट करता है, जैसे कि वो अपनी दुःख भरी कहानी सुनाने जा रहा हो। मेरे को सीरियसली अभी इतना ज़्यादा हल्का फ़ील हो रहा है। इतनी खुशी तो शायद उसे अपने पैदा होने पर भी नहीं महसूस हुई थी, जितना खुशी अभी उसे अपने आस-पास के इन जान-पहचान वाले चेहरे को देख के हो रहा था। तभी विंग की ऐसे अजीबो-गरीब बातों को इग्नोर करते हुए न्यू सांग विंग की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे ब्रदर वे, आज आप बिल्कुल सही दिन में आए। आपको पता है आज हमारे कॉलेज में नए प्रोफेसर आने वाले हैं। मैंने सुना है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, जिसे देखते के साथ ही हमारे कॉलेज के आधे से ज़्यादा लड़की भी अपना दिल दे चुके हैं। ऐसा कहते हुए वो अपने दिल में हाथ रख लेता है, जो सुनते के साथ ही विंग के कान खड़े हो जाते हैं और वो न्यू सांग की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या सच में? इतना ज़्यादा हॉट है क्या वो? तभी न्यू सांग अपनी सिर को झुकाते हुए कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। मैंने जब पहली बार देखा था, मुझे सच में ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे कि मेरी खाली सी बगीचे में फाइनली फूल खिल उठा है। उनको देखते ही साथ ही मेरे स्टमक में मुझे बटरफ्लाइज़ महसूस होने लगा था, पता है आपको? ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखने लगा, उसे अपनी फीलिंग का इम्तिहान करने लगा। न्यूज़म की ऐसे पोएटिक बातें विंग को हमेशा से समझ नहीं आता था और वो या तो समझने की कोशिश भी नहीं करता था। बस उसे इतना समझ आ रहा था कि हमारे कॉलेज में एक न्यू प्रोफ़ेसर आया है जो हद से ज़्यादा हैंडसम है। न्यूज़म की बातों से तो विंग को भी यही लग रहा था। वो अपने सिर को नोट करते हुए कहता है, अच्छा, तो इस प्रोफ़ेसर को तो देखना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वो उन दोनों की तरफ देखता है और एक डेविलिश स्माइल देता है। विंग के स्माइल से उन दोनों को पता चल रहा था कि विंग के दिमाग में कुछ कुछ तो खुरापाती चल रहा था। इसी वजह से वो विंग को वार्निंग देते हुए कहता है, ब्रदर वे, कुछ भी ऐसी-वैसी चीज़ें करने की कोशिश भी मत कीजिए। वो प्रोफ़ेसर हैंडसम तो बहुत है, लेकिन मैंने सुना है कि वो उसके साथ-साथ रूड भी बहुत है। वो तो सीधा मुँह किसी से बात भी नहीं करता। इवन वो तो पढ़ाने के मामले में इतना ज़्यादा रूड है कि अगर किसी ने भी थोड़ा-सा भी गलती करी, तो वो अपने क्लास से उस इंसान को धक्के मार के निकाल देते हैं। और अगर आपने उस प्रोफ़ेसर के साथ ज़्यादा पंगा लेने की कोशिश करी, तो फिर सोचिए आपको इस कॉलेज से रस्टिकेट करने में उनको 2 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा। ऐसा कहते हुए विंग को समझाने लगा। तभी विंग अपने गाल में हाथ रखते हुए न्यूसन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चला? तभी न्यूसन स्मित करता है और अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखते हुए बहुत ही कंफर्टेबली बैठ जाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, आपने आपके ब्रदर को कम समझा है क्या? तभी वो विंग की तरफ झुकते हुए कहता है, पुरानी कॉलेज हिस्ट्री चेक किया है उनका? मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा रूड है। ऐसा कहते हुए वो अपने सिर को हिलाने लगा। विंग भी कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए अपने सिर को हिला देता है। तभी वो लोग आगे कुछ बकवास कर पाते हैं कि तभी उन्हें सुनाई देता है कि सारे लोग बोल रहे थे कि प्रोफ़ेसर आ रहे हैं, प्रोफ़ेसर आ रहे हैं। वो लोग तुरंत अपनी-अपनी सीट में बैठ जाता है। तभी विंग को कुछ रियलाइज़ होता है। वो न्यू को फिर से बुलाने की कोशिश करता है जो उसके सामने बैठा हुआ था। वो बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह बैठा हुआ था, ऐसे बिहेव करते हुए कि जैसे कि वो तो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। वो ऐसे कॉलेज गॉसिप में बिल्कुल नहीं रहता। विंग जो भी नाकाम कोशिश कर रहा था कि उसे कुछ पूछना था,
वो प्रोफ़ेसर ऑलरेडी आ चुका था, इस वजह से न्यू हसन बिल्कुल भी उस प्रोफ़ेसर से अपनी नज़र नहीं हटा रहा था। इस होप से कि प्रोफ़ेसर एक बार न्यू हसन को देख ले। तभी विंग जिसने अभी भी प्रोफ़ेसर को नहीं देखा था, वो न्यू हसन को पीछे से बुलाते हुए कहता है, "हे न्यू हसन, तुमने तो मुझे इस प्रोफ़ेसर का नाम भी नहीं बताया। तुम्हें तो नाम पता होगा ना? जल्दी बताओ ना इसका नाम क्या है?" ऐसा कहते हुए बुलाने लगा। तभी न्यू हसन थोड़ा एनॉय होते हुए कहता है, "ब्रदर वे, क्या आप थोड़ी देर तक शांत रह सकते हैं? देखिए ना, प्रोफ़ेसर आ चुके हैं, मैं तो उनसे अपनी नज़र भी हटा नहीं पा रहा हूँ।" ऐसा कहते के साथ ही विंग को रियलाइज़ होता है कि प्रोफ़ेसर अंदर आ चुके हैं। वो जब अपने सिर को हटा के न्यू हसन के सिर को इग्नोर करते हुए अपने उसी सामने के मौजूद इंसान की तरफ देखता है, तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है। उसका फेस का रंग उड़ चुका था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ-पैर ठंडे पड़ चुके थे। तभी न्यू हसन अपनी उसी दबी हुई आवाज़ में कहता है, "देखा कितना हैंडसम है ना? मैं तो पहले दिन से इनके पीछे पागल हो चुका हूँ और इनका नाम लान वांगजी है। देखिए ना, इनके नाम की तरह ये भी कितना रॉयल दिखते हैं।" ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग की फेस का रंग उड़ा हुआ देखकर वो कन्फ्यूज़ हो जाता है और विंग अभी उसी लान वांगजी की तरफ देखे जा रहा था, जो भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। वही वैसा ही ब्लैक फ्रेम का चश्मा और बिल्कुल वैसा ही नेम, लान वांगजी। जिसने भी क्लास में आते के साथ ही जिसकी नज़र सबसे पहले विंग पर ही गया था, जहाँ विंग की चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर, विंग का चेहरे का रंग उड़ जाता हुआ देखकर और विंग को अपनी तरफ इस तरीके से घूरता हुआ देखकर उसके चेहरे में एक स्मिक आ चुका था, जैसे कि वो विंग को चिढ़ा रहा था और ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि पी फूशियान, कैसे हो? बहुत दिन बाद मिले। सो हे एवरीवन, आपको ये कहानी कैसी लगी? जैसे भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके? और मैंने ये थोड़ा-सा अलग ट्राई किया है। आज से पहले मैंने कभी ऐसी स्टोरी एक्सप्लेन भी नहीं की, लाई भी नहीं हूँ। मुझे जितना याद है कि मैं ऐसी स्टोरी कभी लाई नहीं हूँ। तो आई होप सो कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे। जैसा भी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।